अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हैं सब लोग? और कैसी तबीयतें हैं, कैसे मिजाज हैं, क्या मसरूफियात हैं? वालेकुम अस्सलाम सब लोगों को। ये सुबह सुबह हम जो 10-10 नेकियां कमा लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम करके सबको, तो मेरा ख्याल है कि यही यही नेकियां सिर्फ, और बाकी तो हम किसी काबिल नहीं हैं। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, ठीक है। क्या पढ़ रहे थे जी लास्ट टाइम हम? कल आई थिंक सो कि फाइवर को थोड़ा सा डिस्कस किया था, और इसके साथ साथ आज हमने सी एस एस को स्टार्ट करना है। सी एस एस के ज़रिए, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्या करते हैं हम, उसके ज़रिए कोई स्टाइलिंग और डिज़ाइनिंग हम अपने डॉक्यूमेंट की जो है वो करनी होती है, अपने डॉक्यूमेंट को कलरफुल बनाना होता है। सर फ्रीलांसिंग की दुनिया में खो ही जा रहे हैं। हाँ जी, इंशाल्लाह अभी ये इब्तदाई इश्क है, और ये ऐसी दुनिया है जिसके अंदर इंसान एक दफ़ा एंटर हो जाता है तो दोबारा वापस नहीं जा सकता, और वापस जाने को दिल भी नहीं करता ना। क्यों जाएगा वापस कोई? क्योंकि उसको उससे बेहतर कोई और ज़रिया मुआश नज़र नहीं आता। उसको फिर डॉक्टर और इंजीनियर्स और बड़े बड़े जो बिल्डर्स हैं वो छोटे लगने शुरू हो जाते हैं। ठीक है सर, कुछ क्वेश्चंस हैं फाइबर से रिलेटेड। हाँ जी, पूछें जी, पूछें। आज पहले क्वेश्चंस ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम सी एस एस स्टार्ट करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। और किसी का क्वेश्चन है कोई फाइवर के रिलेटेड तो पूछ सकता है। जल्दी जल्दी जल्दी, आई एम वेटिंग। टाइम कम है और मुकाबला सख्त। मैं 10 मिनट पहले लाइव इसीलिए आ जाता हूँ कि आप लोग 9:30 तक सब लोग मौजूद हों, लेकिन अभी भी देखें कि 38 लोग हैं हमारे पास जो लाइव हैं, और मेरा ख्याल है कि 80-90 या 100 लोगों की क्लास है हमारी। बाकी माशाल्लाह से सब लोग बाद में आते हैं। मैं अंजला साहब को कहता हूँ जल्दी डिलीट कर दिया करें हैं लेक्चर को, शाम को ना किया करें उसी वक्त, जैसे ही लेक्चर ख़त्म हो 15 मिनट बस अटेंडेंस के जो आपको देते हैं वही आपको दें, और उसके बाद डिलीट कर दें। सर एक क्वेश्चन तो ये है कि क्या हर साइट को एसएसएल सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है? हाँ जी, एसएसएल सर्टिफिकेट होता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो लोग हैं वो एतबार करेंगे या नहीं। ठीक है, एतबार करने का मतलब ये है कि आप ये कह सकते हो, अब ये सब्सक्राइब.com है, इसके इसको जब हम खोलते हैं तो इसके स्टार्ट में लॉक लगा हुआ है ये। ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो वो लिखा आता है कि कनेक्शन इज सिक्योर। इसका मतलब ये है कि इस वेबसाइट से अगर किसी को कोई चीज़ बाय करनी है, ये क्या है भाई, ऐड लगा दिया? अच्छा, मुझे इसका पता ही नहीं था। बहरहाल, इस वेबसाइट से अगर किसी को कोई चीज़ बाय करनी है और अपनी को पेमेंट की इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है किसी बंदे को यहाँ पे आके, तो वो ये पेमेंट की इंफॉर्मेशन देते हुए घबराएगा नहीं, और चुप करके अपना मास्टर कार्ड अटैच कर देगा उसके साथ, या अपना पेपाल अटैच कर देगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो लोग हैं वो आसानी से आपकी वेबसाइट के ऊपर बिलीव करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये कनेक्शन इसका इनका सिक्योर है, और हमारी जो वेबसाइट है उसका जो डेटा है वो कहीं पे लूज नहीं होगा। अच्छा, इसका जो होम पेज है वो अभी तक नॉट सिक्योर है, असल में मैंने इसका सर्वर चेंज किया है, तो इसके ऊपर अभी एसएसएल सर्टिफिकेट अटैच करना जो है वो बाकी है। बाकी जो इसके ये दूसरे पेजेस हैं उसके ऊपर एसएसएल सर्टिफिकेट जो है वो अटैच्ड है। तो एसएसएल सर्टिफिकेट मैंने आप लोगों को जो होस्टिंग रिकमेंड की थी ना, क्या नाम था उसका, hostingyo.com। तो ये hostingyo.com वाला भाई साहब जो हैं, ये एसएसएल सर्टिफिकेट फ्री में आपको प्रोवाइड करते हैं उसके साथ, होस्टिंग के साथ। ठीक है, तो इसमें लिखा भी होगा शायद यहाँ पे कहीं, ये देखें, फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट
फ्री SSL सर्टिफिकेट, फ्री SSL, मतलब तीनों में वो SSL सर्टिफिकेट जो है वो फ्री में प्रोवाइड करा है। तो हर साइट के ऊपर आपकी SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल्ड होना चाहिए ताकि लोग आसानी से आके, अगर आपको कोई पेमेंट की इंफॉर्मेशन उनको देनी पड़ती है और आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करवा रहे हो, आप जो है उनसे कह रहे हो कि यहाँ पे अगर आपको मेरी कोई चीज़ बाय करनी है तो आए अपना कार्ड अटैच करें, उस कार्ड से पेमेंट करें और जो है वो आपको वो चीज़ आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी, आपके पैसे उसी टाइम एट द टाइम ऑफ ऑर्डर कट जाएंगे। ठीक है, तो पेमेंट गेटवेज हम बहुत सारे हैं जो अपनी वेबसाइट्स के अंदर एम्बेड कर सकते हैं। ठीक है, उसमें से एक पेमेंट गेटवे है, उसका नाम है टू चेकआउट। ठीक है, टू चेकआउट की सर्विस को यूज कर सकते हैं हम। ये पेड होते हैं, ठीक है, ये क्लाइंट कहेगा तो आपने उनकी वेबसाइट में एम्बेड करने हैं, वरना एमी बातें नहीं सुनानी उसको कि मैं ये भी कर दूंगा तो वो भी कर दूंगा। ये मैं पहले बता रहा हूँ कि ये पेड होते हैं और क्लाइंट अक्सर नहीं मानते कि वो पे करके तो फिर वो लें। ठीक है, फिर उसके बाद एक पैडल, पैडल का एक बहुत अच्छा पेमेंट गेटवे है और इसको भी हम अपनी वेबसाइट के अंदर एम्बेड कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट की जो पेमेंट्स हैं वो इसके जरिए मंगवा सकते हैं। आई थिंक सो मेरा इसके ऊपर अकाउंट है, लेट मी लॉग इन। ये sufyan@frankme.today पे बनाया था। ठीक है, तो आप इसकी सर्विस भी बाय कर सकते हैं और इसके ऊपर भी जाके पेमेंट्स जो हैं वो रिसीव कर सकते हैं। अभी ये एक पेमेंट पता नहीं किस क्लाइंट ने भेजी है। अच्छा जी, चलें इसको देख लेंगे बाद में। तो ये कुछ पेमेंट गेटवेज हैं जो हमने एम्बेड करने होते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर और हमने यूजर्स से जो है वो पूरी दुनिया से हम पैसे मंगवा सकते हैं, सात समंदर पार बैठे हुए लोगों से। और सात समंदर पार बैठे हुए लोग आपको यहाँ पे पे कर सकते हैं और फिर वो जब पे करेंगे तो देखें यहाँ पे सर्टिफिकेट अगर इंस्टॉल्ड होगा तो वो इस चीज़ को बाय करते हुए झिझकेंगे नहीं कि यार मेरी इंफॉर्मेशन जो है वो लीक नहीं होगी या फिर किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं होगी। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ जी, पूछें। मैं सर अगर गिग पे ऑर्डर नहीं आ रहे हों तो हम उसको डिलीट करके न्यू बना सकते हैं? हाँ जी, बना सकते हैं फहद। ऑर्डर क्या, अगर आपको कोई गिग लगती है कि वो डाउन चली गई है, फाइवर असल में, फाइवर इज लाइक अ फेसबुक ग्रुप। इस ग्रुप के अंदर लाखों लोग हैं। आप एक पोस्ट करते हो और दिन के अंदर 10,000 पोस्टें दूसरे मेंबर्स भी कर देते हैं, तो आपकी पोस्ट तो बहुत नीचे चली जाएगी ना। ठीक है, तो हमने क्या करते रहना है, उस गिग को अपडेट करते रहना है, एक हफ्ते के अंदर, हफ्ते बाद, या फिर एक हफ्ते में दो दो बार। वो मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया कि कब क्या अपडेट करना है। कि अगर इंप्रेशंस नहीं आ रहे तो टैग्स को अपडेट करेंगे, अगर क्लिक्स नहीं आ रहे तो इमेजेस और टाइटल को हम जो है वो अट्रैक्टिव बनाएंगे। और अगर हमें ऑर्डर्स नहीं आ रहे, ठीक है, लोग क्लिक कर रहे हैं लेकिन ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, मैसेज नहीं कर रहे, तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने अपनी प्राइसिंग को चेंज करना है, फिर हमने अपना जो, अल्लाह ਤੁਹਾਡਾ भला करे, जो डिस्क्रिप्शन है उसको चेंज करना है। ठीक है सर, हम एक ही स्किल की एक से ज़्यादा गिग बना सकते हैं क्या डिफरेंट प्रोफाइल के साथ? देखिए, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि आपको दो प्रोफाइल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक ही प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल के ऊपर आप 7 गिग्स बना सकते हैं। इतनी सी दुनिया आपकी और इसी दुनिया के अंदर आपने कामयाबी हासिल करनी है। ये सोच लें कि एक ही प्रोफाइल आपकी होगी और एक ही प्रोफाइल के ऊपर 7 गिग्स होंगी एज अ न्यू सेलर। जैसे जैसे आप लेवल 1 सेलर या लेवल 2 सेलर बनते जाएंगे, उसको मैं किसी दिन डिस्क्राइब करूंगा कि ये लेवल्स क्या होते हैं फाइबर के। तो आप नंबर ऑफ गिग्स आपकी बढ़ती जाएंगी, मतलब जैसे एक गेम के अंदर एक स्टेज पार करते हैं तो अगली गेम अगली स्टेज पे चले जाते हैं, इसी तरह फाइबर के ऊपर होता है। ठीक है, अगली अगली स्टेज पे हमें ज्यादा हथियार मिल जाते हैं ना, गेम के अंदर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, इसी तरह यहाँ पे फाइबर पे भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। एक क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब यू, इस पर कौन सा ऑप्शन चूज करें? क्या मतलब, ये फाइबर की बात कर रहे हैं? हाँ, तो वो उसने ऑप्शन दिए होंगे ना नीचे, वो देख लो कौन सा सूटेबल आपको लगता है। सर हम ऑनलाइन पेमेंट इंटीग्रेशन भी सीखेंगे। हाँ जी, बिल्कुल सीखेंगे जी, कोई इतना लंबा हवा नहीं है, वो मैं किसी दिन बात करते करते समझा दूंगा, कोई मसला नहीं है। सर सेकंड क्वेश्चन ये है कि कुछ गिग में मेंशन है कि साइट इंस्टॉल ऑन डिजिटल ओशन, तो सर ये चीज़ भी मेंशन ज़रूरी है या किसी पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं? मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, क्या कह रही हो आप?
सर गूगल क्लाउड पर भी वर्डप्रेस होस्ट कर सकते हैं, $300 का फ्री क्रेडिट भी मिलता है। कर सकते हैं जी, लेकिन देखें मैं आपको जो चीज़ें सिखाना चाह रहा हूँ ना, उसके लिए हमें ये जो होस्टिंग मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया है, एक तो सस्ती है और दूसरा ये है कि इजीली एक्सेसिबल है। मैंने आप लोगों को गोडैडी, नेमचीप या फिर इस तरह की जो इंटरनेशनल होस्टिंग्स हैं वो रिकमेंड इसलिए नहीं की कि बहुत सारे जो लोग हैं उनको, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास मास्टर कार्ड नहीं होता, उनके पास बैंक अकाउंट नहीं होता, तो वो आसानी से जैज़ कैश के अंदर या इजी पैसे के अंदर उनको पेमेंट करके ये होस्टिंग जो है वो खरीद सकते हैं। सर पासवर्ड याद करने वाले कौन सी एक्सटेंशन थी? पासवर्ड याद रखने के लिए एक्सटेंशन थी लास्ट पास के नाम से, ठीक है। लास्ट पास के नाम से गूगल एक्सटेंशन है, उसको इंस्टॉल कर लें, वो आपके सारे के सारे पासवर्ड्स याद रखेगी, ठीक है। ये मैं इसको अगर ओपन करता हूँ, मुझे अक्सर इसका भी पासवर्ड भूल जाता है तो इसने मेरे सारे के सारे पासवर्ड्स जो हैं वो याद रखे हुए होंगे। आई डोंट नो कि अब कितने हैं। ऑल आइटम्स, ये जितनी भी मेरी वेबसाइट्स हैं उनके पासवर्ड जो हैं ये ऑटोमेटिकली याद कर लेता है और फिर मेरे लिए ये चीज़ें आसान हो जाती हैं। अनकैटेगराइज्ड जो है वो 72। चलें बाहर, इसको इंस्टॉल कर लें आप लोग, तो आपकी जितनी भी वेबसाइट्स पे आप जैसे जैसे लॉगिन करते जाएंगे, लॉगिन हो जाएगा तो वो आपसे पूछेगा कि आपने ये पासवर्ड सेव करना है, तो उसको सेव कर लें तो वो ऐड हो जाएगा उसके अंदर। सर प्लीज थोड़ा सा इमेज सोर्स के बारे में बता दें कि वो क्या होता है। इमेज सोर्स होता है जी आपका इमेज का यूआरएल। जैसे मैं गूगल के ऊपर कोई भी नेचुरल इमेज जो है या नेचर मैं सर्च करता हूँ, नेचर मैंने लिखा और मैं इमेजेस के अंदर चला गया, अब इसके अंदर ये नेचर के इमेजेस जो हैं वो शो हो गए, ठीक है। मैंने किसी इमेज के ऊपर क्लिक किया तो इसको मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ, इसको मैं ओपन इमेज इन न्यू टैब भी कर सकता हूँ। ओपन इमेज इन न्यू टैब किया तो ये इसका लिंक आ गया, ठीक है। इस इमेज का जो सोर्स है वो ये है, डॉट जेपीजी के अंदर एंड हो रहा है, इसकी एक्सटेंशन है डॉट जेपीजी, ठीक है। तो ये इसका सोर्स है। अगर हमने इंटरनेट से कोई इमेज लेना है तो, अगर हमने माई कंप्यूटर से कोई इमेज लेना हो तो हमने उसका फोल्डर का एड्रेस बताना होता है, बस इतनी सी बात है। जिसकी वे पे अगर हम इसको मतलब इसको लेके आएंगे, कॉपी करेंगे और अपने पिक्चर के अंदर लगाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे आई लव पाकिस्तान के बाद मैं इमेज का टैग लिखता हूँ और ये सोर्स के अंदर वो वाला यूआरएल दे देता हूँ जो मैंने उठाया था डॉट जेपीजी वाला यहाँ से, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ पे देख सकता हूँ, तो ये मेरी पिक्चर जो है वो मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर एम्बेड हो जाएगी, ठीक है। इसकी विड्थ और हाइट वगैरह हम लोग अपनी मर्जी से सेटअप कर सकते हैं। इतना लंबा सवाल। एक बेसिक वेब की गिग पर ऑर्डर आता है, 90% काम होने पर कस्टमर कुछ एडिशन मांगता है जो एक्स्ट्रा गिग में भी नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि हम कस्टम ऑफर देते हैं। अब जो फर्स्ट ऑर्डर था वो ये तो या तो कैंसिल होगा या कंप्लीट होगा, और जो कस्टम ऑफर है वो एक न्यू ऑर्डर होगा। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट करते हैं तो कस्टमर को एक बेसिक वेब मिलेगी और सेकंड ऑर्डर में बेसिक वेब प्लस एडिशन होगा, तो लिहाज से कस्टमर की दो वेब बन गई ना। अगर हम दोनों ऑर्डर नहीं बेटा देखो मेरी बात सुनो, सेम वेबसाइट के ऊपर दूसरा ऑर्डर नहीं हो सकता। मेरी एक वेबसाइट है जी sapsky.com, ठीक है। इसको इसके ऊपर मैंने एक बंदे को ऑर्डर किया कि जी तुमने ये वेबसाइट के ऊपर राइटिंग करनी है, ठीक है। अगर मैं उसी को कह रहा हूँ कि अच्छा तुम डिजाइनिंग भी कर दो, तो क्या वो सेम वेबसाइट की डिजाइनिंग नहीं करके दे सकता? सेम ही वेबसाइट मैंने उसको दोबारा से देनी है और उसी के ऊपर उसने काम कर देना, बस। इसमें मुश्किल पूछने वाली कौन सी बात थी? Is it safe to use such extensions means developer does have access to such info of yours? हाँ जी ये सेफ है जी, मैं काफी सालों से पुराने यूज कर रहा हूँ, तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है, सेफ है। सर आपने कहा था कि इंस्टॉल करना वर्डप्रेस को, तो लोगों ने गिग्स में मेंशन किया कि मैं डिजिटल ओशन पे करूँगा GoDaddy पे, तो वो पूछा मेंशन करना नहीं, वो मेंशन करना जरूरी नहीं है। आप सिंपल उसको बताएं कि आपका जो भी होस्ट है मैं आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दूंगा, चाहे वो गूगल GoDaddy का है, डिजिटल ओशन का है, जो भी है,
आप सिंपल वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की गिग लगाएंगे। अब जब गोडैडी मेंशन कर देंगे ना तो उनको लगेगा शायद ये गोडैडी का ही काम करता है सिर्फ, ठीक है, बाकी सबका नहीं करता। तो हमने तो वो पूरी दुनिया को जो है वो अपना क्लाइंट बनाना है। तो फिर हम जनरल बात करेंगे कि आई विल इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन योर होस्ट, ठीक है। अच्छा, ये नुमान का सवाल है, सर कल गिग क्रिएट की थी बैकग्राउंड रिमूवल की, तो उधर ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा था इमेज सोर्स का। ये दूसरा इमेज सोर्स है, ये डिजाइनिंग वाला इमेज सोर्स है, ठीक है। तो क्लाइंट की इमेज बैकग्राउंड रिमूव करते हैं तब इमेज सोर्स क्या होगा। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये जो इमेज सोर्स डिजाइनिंग वाला इमेज सोर्स है ना, ये और है, ठीक है। इसका जो है इससे कोई ताल्लुक नहीं है HTML से। और आप ये कह लो कि इसका जो, जब भी आप जैसे वेबसाइट बनाते हो, एक फ्रंट एंड होता है, ये फ्रंट एंड है इसका, ठीक है। इसके बैकग्राउंड पे एक कोड है पूरे का पूरा, वो कैसे देख सकते हैं, राइट क्लिक करते हैं, व्यू पेज सोर्स के ऊपर जाते हैं, तो ये जो है वो सारे का सारा कोड इस subscribe.com का जो है वो आप लोगों को नजर आ जाएगा, ये सोर्स इसका, ठीक है। वही टैग्स वगैरह लिखे लगे हुए हैं, H1 H3 स्पैन, ठीक है, डिव, ये भी हमने पढ़ने हैं स्पैन और डिव क्या होता है। तो बहरहाल ये हमने, ये सोर्स इस वेबसाइट का सोर्स है, लेकिन जो इमेजेस होते हैं उनका भी अपना सोर्स होता है। तो अगर हम सोर्स भी प्रोवाइड कर देते हैं ना यूजर को साथ ही इमेज के, तो वो देन क्या होता है कि अगर सोर्स प्रोवाइड कर देते हैं तो कल कलाम को अगर उसने उस इमेज के अंदर एडिटिंग करवानी है तो वो आसानी से एडिटिंग करवा सकता है। तो सोर्स देने का फायदा ये होता है। तो अक्सर जो डिजाइनर्स हैं उन्होंने अपनी गिग में क्या किया होता है कि बेसिक पैकेज के अंदर वो सोर्स नहीं देते, प्लाटिनम पैकेज के अंदर जो है वो सोर्स देते हैं। तो फिर इससे ये होगा फायदा कि वो यूजर जो है कल कलाम को उस इमेज के अंदर एडिटिंग करवा सकता है। सर बेस्ट वे इमेज का यूआरएल दें या पीसी से लगाएं? यूआरएल से ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि पीसी के अंदर पड़ा हुआ इमेज आपके पीसी में ही रह जाएगा, ठीक है। और वो फिर जब कोई बंदा आउट ऑफ योर पीसी इंटरनेट से आपकी फाइल को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो वो शो नहीं होगा। पीसी से सिर्फ हम इसलिए लगाते हैं कि वो आपको समझ आ जाए कि कैसे लगाना है, ठीक है। बेस्ट वे यूआरएल ही है। अच्छा जी सर, व्हेन द क्लाइंट कांटेक्ट यू थ्रू मैसेज देन आफ्टर दिस व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप इन फाइवर टू ऑर्डर? देखिए सादिया, आप को मैसेज आता है कोई क्लाइंट का, आप उसके साथ पहले कम्युनिकेशन करते हैं और उससे सारी बातें समझ लेते हैं कि आपने क्या करना है, ठीक है, और वो क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। फिर उसके बाद ऑर्डर लेने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये है कि डायरेक्टली वो आपकी गिग को विजिट करे और आपकी किसी बेसिक पैकेज पे या स्टैंडर्ड पैकेज पे या फिर प्लाटिनम पैकेज के ऊपर वो ऑर्डर कर दे। दूसरा ये है कि आप उसको इनबॉक्स के अंदर ही कस्टम ऑफर भेज सकते हो, जो आपको लगता है कि यार इसको ना तो बेसिक पैकेज सूट करता है, ना स्टैंडर्ड और ना ही प्लाटिनम, तो आप उसको कस्टम ऑफर एक बना के भेज देते हो कि अच्छा चलो मैं तुम्हें इतना काम इतने डॉलर्स के अंदर इतने टाइम बाद जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। गोडैडी सेफ, सेफ सारी सेफ होती हैं, असल में इनके सर्वर यूएस के अंदर पड़े हुए होते हैं। गोडैडी के भी मैंने जो आपको रेकमेंड किया उसका भी सर्वर यूएस के अंदर है। इन्होंने आगे जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है आगे लोगों के अंदर जब सेल करना होता है, तो सर्वर सब लोगों के यूएस के। बायर बजट रुपीज में शो होता, फॉरेन डॉलर्स में समझ नहीं आता, इसका क्या कोई सोल्यूशन? इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आपकी जो गिग्स हैं मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ वर्डप्रेस, तो अभी ये जो है ये रुपीस के अंदर आपको यहाँ पे इसकी प्राइसेस जो है वो शो हो रही हैं, ठीक है। जरा ये लोड हो ले पेज। तो ये जो फाइवर का फुटर होता है ना, आप अगर किसी गिग के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप इसकी करेंसी चेंज कर सकते हैं। पीसी से इमेज को इंटरनेट पे शो करवाने के लिए कौन सी एक्सटेंशन थी? वो भी मैंने आप लोगों को बताई थी। ये देखें जी, यहाँ से आप लोग उसकी करेंसी चेंज कर सकते हैं। अभी फिलहाल रुपीज में है पीकेआर में, आप इसको चेंज कर लें यूनाइटेड स्टेट्स के डॉलर के अंदर, ठीक है। जैसे ही चेंज किया तो अब जो है वो आपको ये प्राइसेस जो है वो डॉलर्स के अंदर शो होंगी, $90, $50, ठीक है। और
बाकी भी जितनी गिग्स हैं आप देखें वो सारी की सारी आपकी वो उसमें आ गई। अब जो अब पूरे का पूरा फाइबर डॉलर में चलेगा, ठीक है। तो ये इसका सीधा सीधा हल है। पीसी से इमेज को इंटरनेट पे शो करवाने के लिए कौन सी एक्सटेंशन थी? एक्सटेंशन नहीं थी बेटा, मैंने आपको एक वेबसाइट बताई थी, उसका नाम था imager.com, ठीक है। imager.com के ऊपर आप सिंपली अपने कंप्यूटर के अंदर पड़ी हुई वेबसाइट्स, जो कंप्यूटर के अंदर पड़ी हुई पिक्चर्स हैं उनको आप इस वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे तो आपको एक यूआरएल उसका मिल जाएगा, एक लिंक मिल जाएगा, एक सोर्स मिल जाएगा। तो आप उसको जो है वो यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं न्यू पोस्ट करता हूँ और चूज फोटो, अपने कंप्यूटर से कोई पिक्चर दे देता हूँ इसको, यही दे देते हैं। चूज नहीं है, ठीक है जी। तो ये पिक्चर यहाँ पे अपलोड हो गई है, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ओपन इमेज इन न्यू टैब, तो ये इसका सोर्स बन जाएगा। तो इस सोर्स को हम डायरेक्टली अपने HTML कोड के अंदर इम्बेड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने वो नेचर वाली पिक्चर लगाई थी, उसकी जगह पे हम ये अपना इमेजर वाला लिंक लगा देते हैं, ये जिसपे ये यू आर ब्यूटीफुल कोड्स लिखा हुआ है। तो इसको रिफ्रेश करते हैं, तो लें जी ये यू आर ब्यूटीफुल कोड्स, ठीक है। ये साइड से थोड़ी सी जगह बच गई है, इस जगह को घेरने के लिए हम क्या करते हैं, विड्थ लगा देते हैं इसकी 100%, ये जितनी बॉडी का हिस्सा है टोटल वो सारे का सारा घेर लें। रिफ्रेश करेंगे वापस आके तो देखें वो वाली स्पेस भी उसने घेर लेते हैं। लें जी अकरम, अब अकरम आरफीन, अब क्लियर है जी आपका क्वेश्चन? और किसी का कोई सवाल है तो बताओ। अब लेक्चर बाद में कर लेंगे, पहले आप लोगों की कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं आज। यहां तक किसी को कोई मसला है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। हाँ जी क्लियर है, चलें अब आगे लेक्चर की तरफ। क्या सेंड करनी है भाई? अच्छा बाय रिक्वेस्ट का बता दो, ठीक है। बाय रिक्वेस्ट क्या होती है? बाय रिक्वेस्ट के बारे में मैं थोड़ा सा जो है वो हिंट दिया था आप लोगों को, अभी उसको डिटेल में नहीं पढ़ा। बाय रिक्वेस्ट पहले तो आपको शो होगी, आपके सब लोगों ने फाइवर की मोबाइल ऐप तो इंस्टॉल कर ली होगी। तो मोबाइल ऐप के ऊपर जो है वो एक बाय रिक्वेस्ट वाला सेक्शन होता है। बाय रिक्वेस्ट होती क्या है कि यूजर अपना प्रॉब्लम पोस्ट कर देता है फाइवर के ऊपर, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं उस स्किल के रेलेवेंट जो फ्रीलांसर्स होते हैं उनको वो बाय रिक्वेस्ट फाइवर दिखाता है कि यार ये फला बंदा जो है ये प्रॉब्लम के अंदर है, आप इसको जाके अपनी ऑफर सेंड करें कि मैं आपकी ये प्रॉब्लम इतने डॉलर के अंदर सॉल्व कर दूंगा, इतना टाइम लगेगा। तो बहुत सारे लोग उसके ऊपर जाके बिड करते हैं, बायर बायर को रिक्वेस्ट भेजते हैं, ऑफर सेंड करते हैं कि ये फला प्रॉब्लम जो है वो मैं आपकी इतने दिनों के अंदर ठीक कर दूंगा, इतना टाइम लगेगा। तो अब वो जो बायर होता है उसको जो भी बंदा ठीक लगता है कि ये बंदा मेरी प्रॉब्लम वाकई ही सॉल्व कर सकता है क्योंकि ये चीज़ों को समझता है। अब वो ठीक कैसे लगेगा? अगर हमने अच्छी बायर रिक्वेस्ट सेंड की होगी, ठीक है, अच्छी ऑफर सेंड की होगी, और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हमें देखने को मिल रही होंगी कि यार बाकी लोगों ने जो है वो जो कंटेंट लिखा है बाय रिक्वेस्ट का वो इतना अच्छा नहीं है, हाँ इस बंदे ने अच्छी तरह अट्रैक्ट किया है लोगों को। तो वो बाय रिक्वेस्ट के अंदर आप सबसे पहले जो बात फोकस करते हैं वो देखें, एक बंदा पेन के अंदर है, एक बंदे का बिजनेस नहीं चल रहा, उसकी वेबसाइट के अंदर कोई मसला आ गया या वेबसाइट बनाने वाली है उसकी। अगर उस बंदे को जाके तुम लोग ये बताओगे कि मेरा नाम सुफियान है, मैंने ई रोजगार में इतने साल पढ़ाया है, मेरी अपनी कोई कंपनियां शंपनियां हैं, मैं इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो ये है तो वो है, तो वो बंदा कहेगा कि यार मुझे मसला आ रहा है वेबसाइट के अंदर, तुम मुझे आगे ये बता रहे हो कि मैंने इब्तदाई तालीम जो है वो
फैसलाबाद से हासिल की थी, आला तालीम हासिल करने के लिए मैं डी ग्राउंड आ गया था। तो इस तरह की बातें जो है वो लोगों को अट्रैक्ट नहीं करेंगी। लोग पेन के अंदर हैं और हमने जब उनकी पिन पॉइंट के ऊपर बात करनी है, वो बात करनी है जो वो बात सुनना चाहते हैं, तो फिर वो हमारी बात सुनेंगे, वरना हमारी बात को वो इग्नोर कर देंगे और दे विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट फ्रीलांसर। तो हमने क्या करना है, हमने उनकी दुखती रग के ऊपर हाथ रखना है और उसको एग्जैक्टली जाके ये बताना है कि तुम्हारे प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो ये है और इसको हम इस तरह मैनेज कर सकते हैं। तो जब हम बात करेंगे टू दी पॉइंट, जब हम बात करेंगे उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, जब हम बात करेंगे उसके बिजनेस को ग्रो करने की, जब हम बात करेंगे उसकी ऑडियंस को इंक्रीज करने की, जब हम बात करेंगे उसके लेआउट को अच्छा बना लेने की, तो फिर वो बंदा हमारी तरफ अट्रैक्ट भी होगा और हमारी बाय रिक्वेस्ट के ऊपर कान भी धरेगा। वरना ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो हमारे लिए रायगा है। अच्छा जी, सर पीसी का स्क्रीन साइज डिफरेंट होता है तो हर पीसी पे जाके क्या उसकी स्क्रीन के अकॉर्डिंग इमेज एडजस्ट हो सकता है? हाँ जी, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको इसकी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। इमेजर पर अपलोड करने का फायदा, फायदा ये है बेटा, देखो मैं अगर यही पिक्चर मैंने अपने पीसी में रखी होती, यहाँ पे एच डी डॉक्स के अंदर किसी इमेज के अंदर रखी होती ना, इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर रखी होती, ये लो जी, ये इमेजेस के फोल्डर के अंदर ये मैंने पिक्चर्स रखी हैं। अब मैं इस फाइल को सेंड कर देता हूँ तुम्हें, ये वाली जो फाइल है ये तुम्हें सेंड कर दी मैंने HTML की। तुम जब इसको खोल के देखोगे तो तुम्हें ये पिक्चर जो पीसी के अंदर पड़ी थी वो नजर नहीं आएंगी, सिर्फ वही नजर आएंगी जो यूआरएल के अंदर है। और इंटरनेट कनेक्टेड होगा तुम्हारा तो वो इंटरनेट से फेच करेगा, एट द सेम टाइम डाउनलोड करेगा और यहाँ पे अपलोड भी कर देगा आपके डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, तो उसका फायदा ये होगा कि पूरी दुनिया के अंदर आपका लेआउट जो है वो सेम वैसा ही दिखेगा जैसा आपने बनाया है, वरना आपके जो पीसी वाले इमेजेस हैं वो अलग रह जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, अपनी जो सारी की सारी चीजें जो हैं, मतलब ये कि आप अपने एसेट्स के एक फोल्डर बनाते हैं और इमेजेस एक साइड पे, अपना CSS की फाइल एक साइड पे, HTML की फाइल एक साइड पे। ठीक है, अच्छा जी, हसन कह रहे हैं कि बाय रिक्वेस्ट की हैं बट नो रिप्लाई फ्रॉम देयर साइड। देखें हसन, ये अभी शुरुआत है, मैं आपको कहता हूं कि वी हैव टू बी कंसिस्टेंट। अभी बहुत कितनी बाय रिक्वेस्ट, मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको 10 दिन हुए प्रोफाइल बनाए हुए, 10 दिन भी वैसे नहीं हुए, रोजाना आप 10 बाय रिक्वेस्ट भेज सकते हो और रूटीन बना लो अपनी कि 10 बाय रिक्वेस्ट रोजाना की सेंड करनी है। पहले तो बहुत सारे लोगों को मसला ये आएगा कि बाय रिक्वेस्ट शो नहीं होगी। वो शो क्यों नहीं होती? क्योंकि उन्होंने अभी तक गिग्स प्लेस नहीं की। तो गिग्स प्लेस करेंगे तो फिर वो फाइवर आपकी मार्केट को, आपकी स्किल को समझेगा और आपको उस स्किल के रिलेटेड बाय रिक्वेस्ट जो है वो शो करवाएगा। तो अभी डोंट वरी कि किसी को अगर बाय रिक्वेस्ट शो नहीं हो रही, या फिर अगर अगर आपने सेंड की है रिक्वेस्ट तो आपको रिप्लाई नहीं आ रहा, आपका काम सिर्फ बाय रिक्वेस्ट सेंड करना है। ठीक है, रिप्लाई भी आएंगे इंशाल्लाह, और पहला ऑर्डर भी आपको बाय रिक्वेस्ट से ही आएगा। यूआरएल मिल जाएगी उसकी, किसकी यूआरएल मांग रही हैं भाई? अच्छा, ठीक है, वो आपको इमेजर पे अपलोड करके यूआरएल मिल जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ओके सर, लेक्चर न्यू चीज पढ़ने लगे हैं, ICSS एक्साइटेड, चलें जी ठीक है। आई थिंक सो कि अब हमें मूव ऑन करना चाहिए जी अपने लेक्चर के ऊपर, और देखना चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं जो हम अब आज पढ़ सकते हैं और कैसे हम CSS को एम्बेड कर सकते हैं अपनी HTML के साथ, और कैसे हम इसको साथ लेके चल सकते हैं। हाँ जी, वो बाय रिक्वेस्ट शो तब होंगी जब आप 5-6 गिग्स 7 गिग्स कंप्लीट कर लेंगे। इंजीनियर अली गौहर साहब, आपने कितनी गिग्स लगाई हैं पहले मुझे ये बताएं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको कितनी बार रिक्वेस्ट शो हो सकती हैं। 1-2 गिग्स लगा के बैठ जाओगे और इंतजार करोगे तो कि बाय रिक्वेस्ट शो हो जाए, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, पहले गिग्स कंप्लीट करें और देन वेट करें। चले, अच्छा जी, हमने अब बात करनी है CSS की। CSS क्या होती है कि CSS को हम कैस्केडिंग स्टाइल शीट बोलते हैं, और इस CSS को HTML डॉक्यूमेंट के साथ एम्बेड करने के 3 तरीके हैं, और उन 3 तरीकों को आज हम पढ़ेंगे भी, और एक ही काम हम इन तीनों तरीकों से करके देखेंगे कि कैसे इम्प्लीमेंट होती है। ठीक है, 4 लगाइए, चलें जी। ठीक है, ये भी अच्छा नंबर है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आपका स्किल लेवल इंक्रीज होता जाएगा
अभी एक दो लेक्चर सीएसएस के हैं, फिर उसके बाद हम मूव ऑन कर जाएंगे वर्डप्रेस के ऊपर। तो रोजाना एक नई गिग आपकी स्किल सेट के अंदर ऐड हो रही होगी, ठीक है। तो उसको फिर हम साथ साथ मैनेज करते जाएंगे, 7 गिग्स इंशाल्लाह बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले है जी इंटरनल सीएसएस। इससे भी पहले एक और कर लेते हैं, उसका नाम है जी इनलाइन। और लास्ट वन है जी एक्सटर्नल। तीन तरीके हैं अब सीएसएस को HTML डॉक्यूमेंट में इंबेड करने के। इनलाइन सीएसएस के बारे में पहले बात करते हैं। इनलाइन सीएसएस क्या होती है कि जो लाइन के अंदर हम करते हैं, लाइन के अंदर ही, लाइन का मतलब टैग के अंदर हम काम करते हैं। जैसे मैं ये टैग है H1 का, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके स्टार्टिंग टैग के अंदर मैं आता हूँ और लिखता हूँ स्टाइल का टैग। क्या लिखता हूँ? स्टाइल का टैग लिखते हैं हम सीएसएस लगाने के लिए, ठीक है। अब सीएसएस जब लगाते हैं तो दो चीजें होती हैं। जो सीएसएस की प्रॉपर्टी लगनी है उसमें दो चीजें होती हैं। एक होती है उसकी प्रॉपर्टी, जैसे कलर एक प्रॉपर्टी है, साइज एक प्रॉपर्टी है, फिर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है। वैल्यू का मतलब उसका कलर हमने ग्रीन करना है या रेड करना है, ये कैसा करना है, उसके बाद हमने सेमीकोलन लगा देना है। तो ये जो कलर है, दिस वन इज प्रॉपर्टी, ठीक है, सीएसएस प्रॉपर्टी। एंड ये जो चीज आगे हमने देनी है उसको कि ग्रीन करना है, व्हाइट करना है, ब्लैक करना है या फिर कोई और कलर करना है, तो हमने उसको क्या कहना है कि ये उसकी वैल्यू है। तो हर एक प्रॉपर्टी की डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। सीएसएस के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, कलर है, फॉन्ट साइज है, फॉन्ट फैमिली है, ठीक है, और इंडेंटेशन की बात करते हैं, बैकग्राउंड की बात करते हैं, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हम लगा सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम पहली प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं और हम उसको लिखते हैं कलर। तो मैंने क्या लिखा, स्टाइल इज इक्वल टू, ये स्टाइल इज इक्वल टू लिखने से पता चल जाएगा कि इसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने लगानी है वो सीएसएस के रिलेटेड है। कलर, फिर उसके बाद हमने कॉलन लगाना है, नॉट सेमी कॉलन, इट्स कॉलन। फिर उसके बाद हमने इसको कोई कलर दे देना है, लेट सपोज हमने ग्रीन कर दिया और सेमी कॉलन लगा दिया। सेमी कॉलन से क्या होगा कि ये लाइन एंड हो जाएगी और अब उसके बाद हम सेमीकोलन के बाद कोई नई प्रॉपर्टी लगा सकते हैं उसको। मैं अगर अपने डॉक्यूमेंट पे आता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए जरा, आप आई लव पाकिस्तान का जो कलर था वो अब ग्रीन हो चुका है, ठीक है। इसके बाद मुख्तलिफ किस्म की और प्रॉपर्टी हैं, जैसे मैं टेक्स्ट अलाइन की बात करता हूँ। टेक्स्ट अलाइन क्या करता है, लेफ्ट अलाइन करना है अगर मैंने इसको, या राइट करना है, सॉरी लेफ्ट तो ऑलरेडी है ये, ठीक है। तो इसको हम ये साइड पे इस तरफ लेके जा सकते हैं। फिर उसके बाद अगर मार्जिन चार्जिन लगाने हैं मैंने इसको, ठीक है, टेक्स्ट लाइन लग गया, टेक्स्ट लाइन को मैं रिमूव करता हूं। तो मैंने क्या कहा कि मार्जिन लेफ्ट, मतलब लेफ्ट से मार्जिन देना है। अभी फिलहाल जो इसका वर्जन है वो ये है, मैं कहता हूँ लेफ्ट से मार्जिन देना, मतलब इस जगह से जो है वो हमने स्पेस देनी है और आई लव पाकिस्तान को जरा आगे लेके आना। तो आई लव पाकिस्तान को मैं 250 पिक्सल्स का मार्जिन दे देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या लिखा, मार्जिन माइनस लेफ्ट कॉलन 250। मैंने आपको बताया था 250 के बाद अगर हम पिक्सल्स या फिर परसेंटेज मेंशन नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली उसको पिक्सल्स के अंदर लेता है। अच्छा, ये मार्जिन माइनस लेफ्ट 250 किया तो ये देखें जी 250 पिक्सल्स वो आगे को आ गया, ठीक है। और अगर मैं इसको इंक्रीज करके 350 कर देता हूं, और राइट से भी लगा सकते हैं इसी तरह आप लोग। और अगर हम इसको ऑटो कर देते हैं इधर से, और मार्जिन राइट जो है वो भी कर देते हैं ऑटो, फिर देखते हैं क्या इसके अंदर फर्क पड़ता है, ठीक है। इसको हम लेट सपोज 500 पिक्सल्स तक ले जाते हैं सेंटर करने के लिए। सेंटर कर लें या फिर आप उसको जो भी आपने उसको जैसे भी मेंशन करना है आप उसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर की भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं वैसे। तो ये एक प्रॉपर्टी है जी टेक्स्ट अलाइन, ठीक है। उसको मैं सेंटर कर देता हूँ कि किसी टेक्स्ट को अगर हमने उसकी अलाइनमेंट जो है वो सेंटर में करनी हो तो देखेंगे दोनों साइडों से इक्वल फासला जो है वो छोड़ देगा, हमें खुद से जो है वो चीजें छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है।
सर ये प्रॉपर्टीज हम सेपरेट सीएसएस फाइल बना रहे हैं या एचटीएमएल में ही करेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ, वो 3 तरीके मैंने बताए हैं ना, ये अभी मैं सिंपल पहला तरीका बता रहा हूँ, ये वाला इनलाइन सीएसएस। बाकी चीजें मैंने अभी छेड़ी नहीं है, तो ये भी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। चले, अभी यहां तक क्लियर है जी। सीएसएस के हमने इनलाइन सीएसएस के अंदर क्या करना है कि हमने किसी भी टैग के अंदर जाना है और इस टैग को हमने कोई प्रॉपर्टी लगानी है और उसको हमने उस हिसाब से जो है वो मैनेज करना है। मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे, वो उनको हम लेके चलते हैं। अगर साथ हमारे पास पैराग्राफ है कोई, ये पैराग्राफ्स लिखे तो थे बहरहाल, ये पैराग्राफ्स हैं कुछ, हम ऊपर अपने पैराग्राफ्स बना लेते हैं ऊपर ऊपर ही। यहाँ पे एक पैराग्राफ क्रिएट किया, उसके अंदर हमने लाइक 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिख लिया। ठीक है, अब इसके अंदर हमने कुछ इस पैराग्राफ को कुछ प्रॉपर्टीज लगा के देखनी है। जैसे ये इस साइड से तो चारों लाइनें एक ही जगह से शुरू हो रही हैं, लेकिन एंडिंग जो है इनकी, इसकी यहाँ पे हो रही है, इसकी इधर हो रही है, इसकी आगे हो रही है, इसकी सबसे पीछे हो रही है। ठीक है, तो अगर मैंने इसकी जस्टिफिकेशन करनी हो तो मैं क्या करूंगा, जैसे हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, इसके अंदर भी मैं स्टाइल के अंदर जाऊंगा और इसको बोलूंगा कि टेक्स्ट लाइन जो है वो कर दो जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब ये होता है कि वो दोनों साइडों से जो है वो इक्वल कर देता है उन लाइंस को। और ये लें, अब इधर से भी इक्वल हो गई तीनों और इधर से भी चारों इक्वल हो गई। यहाँ पे आकर आपका टेक्स्ट जो है वो खत्म हो गया। तो ये एक टेक्स्ट जो है वो अलाइन की प्रॉपर्टी है। अच्छा, फिर इसके बाद एक और प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टीज हैं बेटा अब याद करनी पड़ेंगी आपको और इनको साथ साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कोशिश करेंगे इन प्रॉपर्टीज को आप लिख के रख लें साथ साथ, कि अभी हमने कितनी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। कलर ग्रीन कर लिया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर लिया, ठीक है, मार्जिन पढ़ लिया कि मार्जिन लेफ्ट कैसे लगा सकते हैं, मार्जिन राइट कैसे लगा सकते हैं। तो इन चीजों को साथ साथ या तो नोट डाउन करते जाएं, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज आपको बाद में फिर भूल जाएंगी अगर आप इनको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो। अच्छा, मैं क्या करना चाहता हूँ कि जी, मैं ये चाहता हूँ कि क्योंकि पैराग्राफ है तो पैराग्राफ का ये जो पहला वर्ड है ये थोड़ा सा आगे से शुरू होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेक्स्ट इंडेंट का एक जो है वो प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट माइनस इंडेंट। ठीक है, ये टेक्स्ट, ये मैंने सेमीकोलन लगा के पिछली प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया, अगली प्रॉपर्टी शुरू कर ली। टेक्स्ट माइनस इंडेंट मैं लगा देता हूँ, लेट सपोज 50 पिक्सल्स। ठीक है, मैं कहता हूँ कि 50 पिक्सल्स की जगह छोड़ के फिर ये लॉरम इप्सम शुरू हो। रिफ्रेश किया तो देखें जरा, 50 पिक्सल्स की जगह छोड़ी और पैराग्राफ जो है वो आगे आ गया। इसी तरह नीचे पैराग्राफ्स बनाते जाते हैं हम लोग, ठीक है, उनके अंदर कंटेंट डालते जाते हैं और उनके अंदर भी अगर हमने यही सेम प्रॉपर्टीज लगानी हो तो हम यहाँ से स्टाइल को कॉपी करेंगे और इस पैराग्राफ के अंदर भी वही प्रॉपर्टीज जो है वो लगा देंगे। जी, एक और पैराग्राफ बन गया, उसका भी इंडेंटेशन उतनी ही है और उसको भी जो जस्टिफिकेशन है उसकी वो भी हुई हुई है। ठीक है, गुड। अच्छा जी, अब उसके बाद है हमारे पास अगली जो चीज है वो एक, मैं अभी सिंपल आप लोगों को पहले तरीके बता देता हूँ, तीनों तरीके, फिर उसके बाद हम प्रॉपर्टीज की तरफ चलेंगे कि प्रॉपर्टीज कैसे हम और कौन कौन सी लगा सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैंने यही कहा, मैं इसको जरा अपनी पुरानी असली हालत में ले आता हूँ। ये तो थी इनलाइन सीएसएस बेटा, क्या थी ये? इनलाइन सीएसएस, जो हम लाइन के अंदर जाके, मतलब टैग के अंदर जाके, किसी भी टैग के अंदर जाके करते हैं। अब अगली चीज जो है वो है इंटरनल सीएसएस। ठीक है, इंटरनल सीएसएस क्या होती है कि वो भी इसी फाइल के अंदर ही होगी और उसके लिए भी हमें कोई नई फाइल क्रिएट नहीं करनी, लेकिन वो होगी हेड के टैग के अंदर। ये हेड का टैग नजर आ रहा है आप लोगों को, ये इसके अंदर अभी तक हमने सिर्फ ये टाइटल का टैग लिखा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि यहाँ पे हम एक स्टाइल का टैग शुरू करते हैं, स्टाइल का टैग शुरू करते हैं और स्टाइल का टैग ही एंड करते हैं। बात समझ में आई है? अब क्या करना है, मैं आप लोगों को सिंपल दिखा देता हूं कि हमारा अब जो डॉक्यूमेंट है वो दोबारा पुरानी असली हालत में आ गया है।
कि आई लव पाकिस्तान भी साइड पे चला गया, ये पैराग्राफ भी साइड पे चले गए, इनकी इंडेंटेशन भी खत्म हो गई, क्योंकि हमने जो स्टाइल लगाया था इन लाइन सीएसएस के अंदर वो हमने खत्म कर दिया। अब सीएसएस जो लगानी है वो कौन सी सीएसएस है? वो सीएसएस है इंटरनल सीएसएस। ठीक है, इनलाइन सीएसएस हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब हमने इंटरनल सीएसएस के बारे में बात करनी है। तो इंटरनल सीएसएस का मतलब ये है कि ये इंटरनली इंबेड करते हैं, लेकिन इसका हम अलग से एक सेक्शन बना देते हैं, और वो सेक्शन होता है स्टाइल का, और जितना भी सीएसएस का कोड होता है वो इस स्टाइल के टैग के अंदर इनक्लोज करते हैं हम, और ये स्टाइल का टैग हम हेड के सेक्शन के अंदर जो है वो लिखते हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि पहले तो हम किसी टैग के अंदर जाते थे, उसको प्रॉपर्टी लगाते थे तो उसी को लगती थी, अब कैसे करें? अब तो मतलब हमारे पास उनकी एक्सेस नहीं है, तो अब क्या करना है? अब हमने उन टैग्स को कॉल करना शुरू कर देना है। कॉल कैसे करना है? मैंने लिखना है h1, h1 लिखा, इसका मतलब जितने h1 इस डॉक्यूमेंट के अंदर हैं सब कॉल हो गए। उसके बाद करली ब्रैकेट्स लगानी, और यहाँ पे करली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने प्रॉपर्टीज जो है वो लिखते जाना। पहली प्रॉपर्टी कलर ग्रीन कर दो, प्रॉपर्टी वैसे ही लगानी है, कलर ग्रीन कर दिया, ठीक है, सेमीकोलन लगा दिया, कलर ग्रीन हो गया। लेट्स सपोज इसको सेव करते हैं, अब वापस चलते हैं अपनी साइड पे, इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं जी कलर जो है वो ग्रीन हो गया। अगर कोई और H1 भी लगा हुआ होगा ना पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर तो उसका कलर भी ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगा। लेकिन इसको आइडेंटिफाई अब कैसे करना है हमने, उसके लिए जरूरी ये है कि हम अगर सिर्फ चाहते हैं कि ये जो पहली हेडिंग है इसी को ही ये डॉक्यूमेंट लगे, तो हम इसको कह देते हैं आईडी इज इक्वल टू, इसको हम कोई भी आईडी असाइन कर देते हैं, लेट सपोज इसको H1 कह दें या फिर इसको आईडी ABC कह दें। ठीक है, ABC से कॉल, इसको हमने ABC का जो है वो नाम दे दिया कि इसकी आईडी जो है वो ABC होगी, और H1 के अंदर जाके हमने लिखा #ABC। हैश का मतलब किसी भी आईडी को कॉल करने के लिए हम हैश का सिंबल यूज करते हैं, और उसे ये कहते हैं कि ABC, जिस जिस बंदे को ABC की आईडी लगी हुई है उसको उसका कलर जाके तुम ग्रीन कर दो। देखें जरा आप, इसका कलर अभी भी ग्रीन है क्योंकि इसको आईडी दी थी। लास्ट पे जो नीचे हेडलाइंस जो हमारी हेडिंग्स ग्रीन हो गई थी, अब वो ग्रीन नहीं हुई क्योंकि अब हमने उसको आईडी के जरिए कॉल किया। अगर मैं ये आईडी किसी और को भी असाइन कर देता हूँ, चेक करें जरा असाइन करके, हम कहते हैं कि जी इस पैराग्राफ को, ये जो दूसरा पैराग्राफ है इसको भी मैंने आईडी इज इक्वल टू ABC देनी है। तो मैं वापस आता हूँ तो देखें जरा, अब उस पैराग्राफ का कलर भी ग्रीन हो चुका है, नजर आ रहा है? ठीक है। तो मतलब ये है कि आईडी के जरिए हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने एलिमेंट्स को, और अपने एलिमेंट्स को कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज जो है वो लगा सकते हैं अपनी मर्जी से कि फला एलिमेंट है, अगर फला पैराग्राफ है, फला H1 है, उसको हमने कलर उसका ग्रीन करना है। अब ये ABC को टारगेट किया है ना मैंने, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिख देता हूँ टेक्स्ट लाइन की, टेक्स्ट लाइन हम उसका जो है वो सेंटर कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये सेंटर में आ गया, सिर्फ यही सेंटर में आया। लेकिन अगर मैंने H1 को कॉल किया होता तो पूरे डॉक्यूमेंट में जितने H1 थे सबके सब कॉल होने थे, और उन सब के ऊपर जो प्रॉपर्टी थी टेक्स्ट लाइन सेंटर की वो इम्प्लीमेंट हो जानी थी। यहां तक किसी को कोई मसला मसाइल हैं तो आप लोग बता सकते हैं। ये ABC को कॉल कर लिया, अब मैं यहाँ पे पैराग्राफ्स बना लेता हूँ। मैं P को कॉल कर, मतलब P को जो है वो मैं टारगेट करता हूँ, सारे पैराग्राफ्स को टारगेट किया मैंने, और इनको जो बॉर्डर है वो लगा दिया। जरा बॉर्डर लगाते हैं हम 1 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर। ठीक है, और चले किस कलर का लगाना है ये भी बता देते हैं हम, ग्रीन कलर का लगा दें। तो इस तरह हम इसको ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो ये देखें जी, जितने भी पैराग्राफ्स हैं उनको जो बॉर्डर है वो लग चुका है। नीचे भी क्या पैराग्राफ्स हैं हमारे पास? नहीं। यहां तक किसी को कोई मसला है तो आप लोग बता सकते हैं। हाँ जी सना, बिल्कुल आप ठीक कह रही। तो हमने क्या करना है अभी, HTML के अंदर हमने सारी की सारी चीजें जो है वो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो हमने HTML के अंदर बनाना है, और उसकी जो डिजाइनिंग है, उसकी जो कलरिंग है वो हमने CSS के जरिए करनी है।
किसी को कोई कंफ्यूजन है, किसी को कोई सवाल है? अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी हैं। एक चीज है इनलाइन सीएसएस के टैग के अंदर जाके सीएसएस लगा दो, एक चीज है इंटरनल सीएसएस के स्टाइल का एक अलग से सेक्शन बना लो और उस अलग सेक्शन के अंदर जाके सारे का सारा काम कर लो। ठीक है, सर अगेन अगर जस्ट फर्स्ट पैराग्राफ को लगाना हो तो क्या करेंगे? तो हम ये करेंगे बेटा कि ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसको जाके हम आईडी असाइन करेंगे। इसकी आईडी इज इक्वल टू, हम कह देंगे कि जी पैराग्राफ नंबर 1 है, P1 की इसको आईडी दे दी। ठीक है, तो P1 से हमने इसको सेव किया और यहाँ पे P1 से ही कॉल कर दिया इसको P1, और यहाँ पे इसको हम हैश से कॉल करेंगे, हैश P1, और उसको बॉर्डर ग्रीन कलर का लगाना है 1 पिक्सल का। तो अब सिर्फ पहले पैराग्राफ को लगेगा, बाकी सब पैराग्राफ से वो हट जाएगा। ठीक है जी, और कुछ साढ़े लैक सर जस्टिफाई का मैंने आपको बताया कि दोनों तरफ से अगर मैंने टेक्स्ट को जो है वो सेम जगह पे एंड करना हो और सेम जगह से स्टार्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, उसको टेक्स्ट अलाइन की एक प्रॉपर्टी लगाते हैं, टेक्स्ट माइनस अलाइन, और उसकी जो वैल्यू है वो हम देते हैं जस्टिफाई। अब देखें ये वाला पैराग्राफ, अब दोनों लाइनों से दोनों तरफ से सेम जगह पे एंड हो रहा है, लेकिन ये पैराग्राफ अभी भी साइड जो है वो साइड पे ऊपर नीचे एक साइड पे से एंड हो रहा है। डन हो गया जी, चलें ठीक है, गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब चलते हैं जरा आगे। अभी मैं प्रॉपर्टीज नहीं बता रहा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, अभी सिर्फ मैं मेथड्स बता रहा हूं कि ये 3 मेथड्स हैं। प्रॉपर्टी देखें आपको सब लोग बता देंगे, और प्रॉपर्टीज आप लोग सिंपल जाके W3 स्कूल से पढ़ सकते हैं कि जी फलां काम करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी है, फलां काम करने के लिए कौन सी वैल्यू है, और ये कैसे यूज की जा सकती है। मसला है मेथड का। अगर आपको जो है वो तरीका नहीं पता प्रॉपर्टी लगाने का, अगर आपको मेथड नहीं पता, रास्ता नहीं ना आता, तो फिर कोई फायदा नहीं। ठीक है, टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करना हो तो कैसे होगा, सारा कुछ करते हैं, पहले मेथड समझ लें, फिर उसके बाद में आपको प्रॉपर्टीज की तरफ लेके चलूंगा। फॉन्ट साइज का प्रॉपर्टी है, वैसे अगर आपने लगाना है खुद से तो लगा सकते हैं। 2 तरीके पढ़ लिए हमने अपनी सीएसएस को इम्बेड करने के अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। पहला तरीका इनलाइन सीएसएस, दूसरा तरीका है इंटरनल सीएसएस। इनलाइन के अंदर टैग के अंदर जाके हमने प्रॉपर्टीज लगा दी, इंटरनल के अंदर एक अलग से सेक्शन बना दिया उसी HTML फाइल के अंदर, और उसको स्टार्ट किया स्टाइल के टैग से और एंड किया स्टाइल के टैग पे। सर डू यू टीच अस PHP आल्सो? हाँ जी, इंशाल्लाह जब PHP की बारी आएगी तो PHP भी पढ़ाएंगे। अभी ये चीज सीख लें, फिर उसके बाद PHP, उसके बाद हम वर्डप्रेस पे मूव करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू द PHP सेक्शन। अच्छा, बहरहाल कलर ग्रीन कर दिया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया, ये सारे का सारा काम हमने इंटरनल सीएसएस में किया। अब बात आ गई है एक्सटर्नल सीएसएस की। अब मैं ये काम, ये जो यहाँ पे किया, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। अब सारी की सारी जो हमारी कह सकते हैं आपके सीएसएस थी, उसको हम यहाँ से खत्म कर देते हैं। मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ, गौर से देख रहे हैं। हाँ जी, क्लास भी यूज होती है लोग ना, करेंगे क्लास भी यूज करेंगे, लेकिन अभी सिंपल आप लोगों को मैं मेथड समझा रहा हूँ। फिर वही बात आ जाती है कि पहले जो चीजें सीख रहे हो उसको देख लो, ये आईडीज, क्लासेस, प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, ये ना हो कि उन चीजों के चक्कर में आप लोग इसको मिस कर दो और आप लोगों को ये मेथड समझ ना आए बाद में, क्योंकि ये चीजें बाद में आपको नहीं मिलेंगी। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, एक नई फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। Ctrl+N से मैंने नई फाइल क्रिएट की, ये अनटाइटल्ड लिखा आ गया मेरे पास, और मैंने Ctrl+S का बटन दबा दिया। Ctrl+S का बटन दबा के सेम उसी फाइल के अंदर, हम किस फाइल के अंदर काम कर रहे हैं, sufyan.html के अंदर। जिस फोल्डर के अंदर sufyan.html पड़ी है, उसी फोल्डर के अंदर मैंने style.css के नाम से एक नई फाइल क्रिएट कर ली, स्पेशली CSS का कोड करने के लिए। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि कौन सा मेथड जो है वो बेटर है। ना सिर्फ पहले तीनों मेथड समझ लें। मैंने क्या किया, एक नई फाइल क्रिएट की और उस नई फाइल का नाम रखा style.css, और उसको उसी फोल्डर के अंदर सेव कर लिया। htdocs के अंदर नया फोल्डर बनाया था ना हमने बेस्ट 10 का, उसके अंदर sufyan.html थी जिसके अंदर हम ये काम कर रहे थे।
अब हमने नई फाइल जो क्रिएट की उसको यहीं पे style.css को लिख लिया, ठीक है। अब ये जो CSS की फाइल है इसके अंदर हमने क्या करना है कि CSS की प्रॉपर्टीज लिखा करनी है, और ये जो HTML की फाइल है इसके अंदर हमने HTML का स्ट्रक्चर क्रिएट किया करना है। इससे क्या होगा कि दोनों चीजें अलग अलग मैनेज हो रही होंगी, एक के अंदर स्ट्रक्चर, एक के अंदर स्टाइलिंग। दोनों को आपस में पहले हमें लिंक करना पड़ेगा। लिंक अब कैसे करेंगे, हेड के टैग के अंदर आएंगे और HTML की फाइल के अंदर हम लिंक का टैग लिखेंगे। लिंक का टैग लिखा और उसके href के अंदर हमने उस फाइल का नाम लिख दिया जो हमने CSS के लिए क्रिएट किया, उसका नाम हमने रख दिया style.css। आगे चलते हैं। अब style.css के अंदर जाके मैं किसी एलिमेंट को टारगेट करता हूं, मैं कहता हूं h1 को टारगेट किया, ब्रैकेट्स लगाई, उसका कलर जो है वो हमने रेड कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद उसका टेक्स्ट लाइन की प्रॉपर्टी लगाई उसको, और वो हमने सेंटर कर। देखते हैं जरा इंप्लीमेंट हुई है जाके या फिर नहीं। लेक्चर 1 के ऊपर आते हैं तो देखते हैं जी। आई लव पाकिस्तान अब रेड हो चुका है और दरमियान में भी आ गया। इसका मतलब ये है कि style.css के अंदर कोड करोगे CSS का तो वो जाके इन एलिमेंट्स के ऊपर ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाएगा। अगर और भी कोई H1 होगा यहाँ पे तो उस H1 का भी कलर रेड हो जाएगा और वो भी सेंटर अलाइन हो जाएगा। लेकिन सेम वही तरीका है इसको भी करने का। अगर इस H1 को भी हम ID असाइन कर देते हैं, ID इज इक्वल टू ABC कह दिया इसको हमने, तो यहाँ पे हम इसको #abc से कॉल करेंगे, #abc। तो इससे क्या होगा अब कि वो जो पुराने वाले लोग थे वो दोबारा से अपनी असली हालत में आ गए और हमारा जो आई लव पाकिस्तान था वो अभी भी रेड है और सेंटर अलाइंड है। किसी को किसी चीज के अंदर कोई मुश्किल लगी है तो बता दें कि सर ये मेथड मुझे समझ नहीं आया। पैराग्राफ्स हैं तो पैराग्राफ्स को भी सेम प्रॉपर्टीज लगाएंगे। यहाँ से मैं इसको भी ID लगाता हूँ, ID इज इक्वल टू P1, ठीक है। P1 की ID लगा के यहाँ पे मैंने P1 को कॉल कर लेना है, हैश के सिंबल के जरिए मैं P1 को कॉल करता हूँ और इसको भी मैं कोई प्रॉपर्टी लगा देता हूँ। जैसे बॉर्डर की लगाई थी हमने, बॉर्डर जो है वो 2 पिक्सल्स डॉटेड बॉर्डर लगाना है। अब पहले सॉलिड लगाया था ना, अब डॉटेड लगा रहे हैं, और किस कलर का लगाना है, रेड कलर का, ठीक है। वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो ये रेड कलर का डॉटेड बॉर्डर जो है वो इस पैराग्राफ के इर्द गिर्द लग जाएगा। लिंक का टैग ये है जी, लिंक का टैग देख लें एक दफा, लिंक, और उसके अंदर style.css href के अंदर लिखेंगे। बस यहां तक किसी को कोई मसला कोई मसाइल हैं तो आप लोग बता सकते हैं। अभी के अभी ये 2-3 प्रॉपर्टी पढ़ी हैं, ठीक है। ये 2-3 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं और इन 2-3 प्रॉपर्टीज को हमने तीनों मेथड्स के साथ इंप्लीमेंट करके देखा है। आपने अभी के अभी यही काम अपने अपने लैपटॉप्स पे करना है कि सेम प्रॉपर्टी को इनलाइन CSS के जरिए भी इंप्लीमेंट करना है, इंटरनल CSS के जरिए भी इंप्लीमेंट करना है और एक्सटर्नल CSS के जरिए भी इंप्लीमेंट करना है। जल्दी करके मुझे बताएंगे किस किस ने ये काम कर लिया। तीनों के तीनों मेथड्स अब आप लोगों को आने चाहिए। ये 3 तरीके आप लोगों को बता दिए। अब इसके अगला जो काम है वो ये है सिंपल कि आपने प्रॉपर्टीज देखनी है कि कौन सी लगनी है और उनकी वैल्यूज क्या है। वेरी गुड, अर्सल ने कर लिया जी। और तीनों मेथड इंप्लीमेंट हो गए हैं, उनकी आउटपुट चेक कर लिया आपने। कर लें, फिर उसके बाद हम प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो CSS के अंदर मशहूर है, और उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के बाद वी विल मूव ऑन। अभी जैसे एक सवाल आया था कि हम 3 तरीके क्यों यूज करते हैं और इनमें से तीनों में से बेस्ट कौन सा है, तो उसका जवाब जो है वो मैं आप लोगों को इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा।
गुड, वेरी गुड। नहीं जी, समझ आने लग गई है भैया, आप लोगों को शुक्र है कि मुझे पढ़ाना आ गया आप लोगों को। नहीं नहीं, क्लाइंट नहीं आपको कहेगा, ये आपकी अपनी मर्जी है कि आपने कैसे करना है। क्लाइंट क्लाइंट को क्या पता बेटा कि इंटरनल सीएसएस क्या होती है और एक्सटर्नल में क्या होता है। ये तो आपने खुद से डिसाइड करना है कि आपने काम करना कैसे है। उसको तो काम हुआ हुआ चाहिए बस। मैं आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत का आदी बना रहा हूँ, क्योंकि जब वर्डप्रेस आएगा तो थोड़ी सी आप लोगों के लिए आसानियां हो जाएंगी। और ये सारे का सारा काम आप लोगों को जो लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, वर्डप्रेस चुटकियों के अंदर ये इतना सा काम कर देता है। ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि जल्दी से जल्दी आप लोग वर्डप्रेस पे चले जाएं। आप लोगों को थोड़ा सा मैं ये चाह रहा हूँ कि मेहनत करना सीखें और आपको पता चले कि यार ये बैकएंड के ऊपर काम कैसे होता है और डिजाइनिंग कैसे होती है। ठीक है। वर्डप्रेस पे भी जब इंशाल्लाह जाएंगे तो फिर उसके भी हम जो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं, एडवांस लेवल चीज़ें हैं जिसको बाकी डेवलपर्स या डिज़ाइनर्स हाथ नहीं डालते, उसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। यू स्टार्ट जो है वो बेसिक से ही करेंगे, बिल्कुल वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन से। लेकिन देन वी विल मूव ऑन टू द ई कॉमर्स वेबसाइट्स, अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट्स, पोर्टफोलियो वेबसाइट्स। ठीक है। तो ये हर किस्म की वेबसाइट हम फिर इंशाल्लाह वर्डप्रेस में बनाना सीख जाएंगे। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू क्लाइंट, क्लाइंट को कुछ नहीं पता ना बेटा कि क्लाइंट क्या, उसको क्या पता एक्सटर्नल इंटरनल सीएसएस क्या होती है, इनलाइन क्या होती है। उसको तो बस काम हुआ हुआ चाहिए और आपकी अपनी मर्जी है आपने उसको कैसे लेके चलना है। हाँ जी सर, हम टॉप को भी हैशटैग से कॉल कर देते हैं। हाँ जी, मैंने आप लोगों को बताया था जब हमने नेविगेट करना होता है ऊपर से नीचे डॉक्यूमेंट के अंदर, तो हमने लिखा था गो टू टॉप, तो वहां पे भी हमने हैशटैग लगाया था क्योंकि हमने उसको आईडी लगाई हुई थी टॉप की। सेपरेट फाइल का फायदा है कि आसानी से मैनेज कर सकते हैं। सीएसएस का टैग कैसे कॉल करते हैं एक बार फिर बता दें। सीएसएस का कौन सा टैग लगाया मैंने? मैंने सीएसएस की प्रॉपर्टीज लगाई हैं। ये कलर की प्रॉपर्टी है, उसकी कुछ वैल्यूज है। अगर रेड करना है तो रेड, ब्लैक करना है तो ब्लैक, और ग्रीन करना है तो ग्रीन। टेक्स्ट अलाइन एक प्रॉपर्टी का नाम है, उसकी मुख्तलिफ वैल्यूज हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई। ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो मुख्तलिफ वैल्यूज होती हैं एक प्रॉपर्टी की। जैसे कलर की बहुत सारी वैल्यूज हैं, रेड ग्रीन वाइट सारा कुछ। और टेक्स्ट लाइन क्या है कि आप उसकी कुछ वैल्यूज हैं, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई। बॉर्डर है तो बॉर्डर 2 पिक्सल लगाना है या 10 पिक्सल लगाना है, आपकी अपनी मर्जी है। सेपरेट फाइल का फायदा है कि आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो बिल्कुल फायदा है कि आपका एक तो अलग अलग चीजें हो जाती हैं, सीएसएस अलग हो जाती है, एचटीएमएल अलग हो जाती है। और जो मेन फायदा है वो ये है कि इस स्टाइल डॉट सीएसएस को देन आप किसी और एचटीएमएल के साथ भी इम्बेड कर सकते हो। लेट सपोज आपने पैराग्राफ की एक जो है वो सीएसएस बना के रख ली कि इस पैराग्राफ का कलर ये होगा, फॉन्ट साइज ये होगा, फॉन्ट फैमिली ये होगी। तो आपको पता है कि यार इस वेबसाइट के ऊपर जो मैंने पैराग्राफ लिखे हैं, उनको जो स्टाइलिंग की है, उनकी जो बॉडी है उसकी जो मैंने स्टाइलिंग की है, जो बैकग्राउंड पिक्चर्स लगाई हैं, इमेजेस लगाए हैं, तो वो बड़े अच्छे हैं। तो उसी इस स्टाइल डॉट सी एस एस को आज हमने सुफियान डॉट एच टी एम एल के साथ कनेक्ट किया है, कल को हम किसी और फाइल के साथ लिंक कर लेंगे। ठीक है। तो सेम सी एस एस उस फाइल के ऊपर भी इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो ये फायदा है स्टाइल डॉट सी एस एस को अलग से बनाने का। ठीक है।
हाँ जी, क्लियर है जी सब लोगों को? अब किसी को कोई मुश्किल है तो बता दें। अच्छा, 3 तरीके अब हमने पढ़ लिए कि जी ये 3 तरीके हैं जिनके मदद से हम CSS को एम्बेड कर सकते हैं अपनी HTML के अंदर। अच्छा, अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज मैं करने लगा हूँ। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो H1 है, H1, इसको मैं यहाँ पे स्टाइल का टैग लगा के इनलाइन के अंदर इसका जो कलर है वो मैं कर रहा हूँ ब्लैक। ठीक है, और हेड के टैग के अंदर आता हूँ, इसमें स्टाइल का लिखता हूँ टैग, जिसको हम इन इंटरनल CSS बोलते हैं। उसके अंदर हम ID ABC है, हैश ABC से उसको हम कॉल करते हैं। उसको हम कहते हैं कि यहाँ पे इसका जो कलर है वो होना चाहिए जी ब्लू। अब क्या हो रहा है कि सेम ये आई लव पाकिस्तान वाला H1 वाली हेडिंग है, उसका कलर मैंने इनलाइन CSS के अंदर कर दिया ब्लैक। उसको ID लगाई ABC की, उसको कॉल किया इंटरनल CSS में, उसी का कलर मैंने कर दिया ब्लू। स्टाइल डॉट CSS में उसी ABC का कलर मैंने कर दिया रेड। एक जगह पे रेड है, एक जगह पे ब्लू है, एक जगह पे ब्लैक है। तो अब मुझे बताएं कि ये जो आई लव पाकिस्तान है इसका कलर क्या आउटपुट में क्या नजर आएगा? ठीक है जी, ये काफी सारे लोग कह रहे हैं कि ब्लैक आएगा। ब्लैक क्यों आएगा? ये हमने लिखा है इंटरनल CSS के अंदर। ठीक है। अच्छा, अब चीज समझने की ये है बेटा कि इसकी ना प्रेफरेंस होती है। ठीक है, प्रेफरेंस सेट करके हम जो है, अगर बाय डिफॉल्ट प्रेफरेंस को नहीं छेड़ते, हम बाय डिफॉल्ट प्रेफरेंस यूज करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो प्रेफरेंस है वो इन लाइन CSS की है। अगर मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ, हमने रिफ्रेश किया तो अब इसका कलर जो है वो ब्लैक है। वाई इट्स ब्लैक? क्योंकि इन लाइन CSS के अंदर हमने इसको ब्लैक बोला था। तो इन दोनों से, ये जो हमने पढ़ी है ना अभी, इंटरनल और इंटरनल एक्सटर्नल, इन सबसे ज्यादा जो प्रेफरेंस है वो इन लाइन CSS की। मतलब इन लाइन सबसे ज्यादा, फिर उससे कम इंटरनल CSS, फिर सबसे कम जो है वो एक्सटर्नल CSS आएगी। लेकिन मैं यहां से क्या करता हूँ, ब्लैक को खत्म कर देते हैं। हमने इनलाइन CSS में उसका कोई कलर चेंज नहीं किया। अब मुकाबला दो लोगों के दरमियान है, एक है इंटरनल CSS और एक है एक्सटर्नल CSS। इसमें रेड है, इसमें ब्लू है। सेम ही जो है वो एलिमेंट को हमने दो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज लगाई। तो अब उसका कलर क्या हो गया? ब्लू। वाई? क्यों? क्योंकि वो इंटरनल CSS में थी। अब इंटरनल CSS वाला जो ब्लू है उसको मैंने कमेंट कर दिया। ठीक है, कमेंट करने से उसका इफेक्ट जो है वो शो नहीं होता। अब सिंपल एक रह गई पीछे, तो वो हो गया रेड। तो अब जो है उसका कलर रेड हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई मसला, कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। अच्छा, इंजीनियर अली गौहर साहब, आप ऐसा करें कि अभी जैसे ही क्लास खत्म होती है तो आप टीम व्यूवर पे आए मेरे साथ। मैं देखता हूँ कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और फिर मैं आपके लैपटॉप को सॉल्व कर देता हूँ, देख लेता हूँ उसको कि क्या मसला आ रहा है। ठीक है। अच्छा जी, कर लेते हैं। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द कोड इज करेक्ट और नॉट? बेटा, अगर तो वो इम्प्लीमेंट हो गया, अगर कलर रेड हो गया और आपको उसकी आउटपुट शो हो गई है, इसका मतलब ये है कि आपका कोड ठीक है। ठीक है।
अगर नहीं हो रहा तो आपका कोड गलत है। अगर आपको इसकी जो आउटपुट है वो नहीं नजर आ रही, या आपको आपकी आउटपुट, आपकी डिजाइर्ड आउटपुट नजर नहीं आ रही, तो इसका मतलब गलत किया आपने कुछ, तो उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसमें इतनी कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। हाँ जी, कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क है जी कमेंट करने के लिए। अच्छा, अब आगे चलते हैं जरा कुछ प्रॉपर्टीज की तरफ। सीएसएस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे हम किन किन एलिमेंट्स को प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। सर आपको रीच कैसे किया जा सकता है? मुझे आज तक कोई रीच कर ही नहीं सका। मुझे भाई मैसेंजर पे मैसेज कर दो, आई विल ट्राई कि जल्द से जल्द आप लोगों को रिप्लाई मिल जाए। ठीक है, असल में और भी गम है ज़माने में ये रोज़गार के सिवा, तो मुझे एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना होती हैं, तो आप लोगों को शिकवा होता है कि मैं जो है वो आपको रिप्लाई नहीं कर पाता। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जब लाइव आऊँ तो आप लोगों के सारे क्वेश्चंस ले लूँ और आप लोगों की कन्फ्यूजन्स ख़त्म करके यहाँ से मैं निकला करूँ। बहुत सारे जो कुछ रेयर केसेस होते हैं, जैसे ये गौहर साहब हैं, अब इस तरह का अगर किसी को कोई मसला आता है कि जिनको बिल्कुल वो नॉन टेक्निकल हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं, कंप्यूटर साइंस का उनका बैकग्राउंड नहीं है, तो फिर मैं उसके लिए उनको ये कहता हूँ कि आप फिर टीम व्यूवर पे आ जाएं, और मैं उनको फिर वहां पे गाइड कर देता हूँ, खुद से जाके उनके कंप्यूटर के अंदर फिक्सेशन कर देता हूँ जब भी मुझे टाइम मिले। सर आप फेसबुक पे रिप्लाई ही नहीं करते। असल में कुछ कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप लोग फेसबुक के ऊपर जो है वो मेरे साथ ऐड नहीं होते ना फ्रेंड्स में, तो फिर मुझे आपके वो मैसेजेस मैसेंजर में मिलते नहीं है, रिक्वेस्ट में चले जाते हैं, तो वो थोड़ा सा मसला आ जाता है वहां पे। सर आपको रिक्वेस्ट की है बट नो रिस्पॉन्स। हाँ जी, आज इंशाल्लाह मैं बैठूंगा और सारी रिक्वेस्ट आप लोगों की एक्सेप्ट कर लूंगा। सर आपका व्हाट्सएप नंबर था वो आपने रिमूव कर दिया है? मैंने कब व्हाट्सएप नंबर दिया आप लोगों को है? मेरा व्हाट्सएप नंबर किसी स्टूडेंट के पास नहीं है। व्हाट्सएप मेरा जो है वो आप कह लें कि बिजनेस के लिए है, काम के लिए है, वो फ्रेंड्स के लिए है, रिलेटिव्स के लिए है, वो स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए मैसेंजर है। देखिए बड़ी चीज़ें जो है वो मैनेज करके मैं चलता हूँ। मैं आज इंशाल्लाह ये रिक्वेस्ट वाला मामला आप लोगों का जो गिला है वो इंशाल्लाह दूर कर दूंगा, और जो जो मुझे नज़र आएगा रिक्वेस्ट के अंदर मैं उसको इंशाल्लाह अप्रूव कर लूंगा। अभी ये मोहम्मद इमरान साहब हैं और वो बार बार पूछ रहे हैं कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द कोड इज करेक्ट और नॉट। तो इनको बेटा मैं जवाब दे चुका हूँ आपको कि आपका कोड अगर ठीक से चल रहा है, आपने जो आउटपुट ये प्रॉपर्टी लगाई है कलर इज इक्वल टू रेड, तो अगर तो वो रेड हो गया इसका मतलब आपका कोड ठीक है। सर कितनी रिक्वेस्ट पेंडिंग है आपकी फेसबुक? बेटा कभी मैंने देखी नहीं है, चेक नहीं किया। आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर। थैंक यू सर, यू आर सो गुड। यस आई एम। चलें जी, बहरहाल प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं और प्रॉपर्टीज देखते हैं कि कौन कौन सी हैं और कैसे। अब ये साथ ही मुझे रिक्वेस्ट भेजनी शुरू कर दी हैं आप लोगों ने यार, बहुत ही होशियार हो तुम लोग सारे। बहरहाल आ जाए जरा इधर, काम करने पे आते हैं। हम क्या कर रहे हैं जी, ये एबीसी या ये जो पैराग्राफ P1 है इसको हमने यहाँ पे टारगेट किया है। इसको मैं डॉटेड लाइन से खत्म बंद करता हूँ, वापस आता हूँ, मैं इसको एक प्रॉपर्टी लगाता हूँ फॉन्ट माइनस फैमिली की। फॉन्ट फैमिली जो है वो इसकी हम कर देते हैं लेट सपोज वर्डाना। वर्डाना एक फॉन्ट फैमिली का नाम है, जैसे कैलिबरी एक बदनामे जमाना फॉन्ट था पाकिस्तान का, तो कैलिबरी फॉन्ट था ना, याद हो शायद, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है जरा जरा। तो उसके साथ साथ वर्डाना है और बहुत सारी फॉन्ट फैमिलीज आप लोगों को मिल जाएंगी। तो अब आपने इसके ऊपर गौर करना है, इस पैराग्राफ के ऊपर रिफ्रेश कर रहा हूँ इसको, तो देखें जरा इसका जो फॉन्ट फैमिली है वो बाकी सबसे अलग हो गया है और चेंज कर दिया, इसका जो राइटिंग स्टाइल है वो चेंज हो गया। ठीक है, हाँ जी इंशाल्लाह मैं करता हूँ। सिंटेक्स एरर पीएचपी में आता है, यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी है फॉन्ट वेट की, फॉन्ट माइनस वेट। तो वो उसको हम बोल्ड कर देते हैं, अगर लेट सपोज बोल्ड किया सेमीकोलन लगा के, तो उसी पैराग्राफ को टारगेट कर रहे हैं हम। तो देखें जरा, थोड़ा सा बोल्डर कर दिया उसको।
हाँ जी, एरियल भी है जी। अच्छा जी, फॉन्ट वेट जो है वो बोल्ड कर दें, बोल्डर कर दें, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, फिर उसके बाद पैडिंग शेडिंग लगा सकते हैं आप इसको। पैडिंग क्या होती है, चलें आ जाए जरा पैडिंग की तरफ। पैडिंग हम लगा देते हैं इसको, लेट सपोज 50 पिक्सल। अब पैडिंग से क्या होगा, रिफ्रेश किया, पैडिंग से ये होगा कि उसके बॉर्डर और उसके टेक्स्ट टेक्स्ट के दरमियान में जो फासला है वो इंक्रीज कर जाएगा चारों तरफ से। ठीक है, इधर से भी 50 पिक्सल, ऊपर से भी 50 पिक्सल, साइड से भी 50 पिक्सल, और नीचे से भी 50 पिक्सल्स की जगह जो है वो छोड़ देगा। पैडिंग जो है वो ये करेगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद मार्जिन शार्जिन लगाना है, तो मार्जिन मैंने आप लोगों को लगा के बता दिया। इसके मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट आप लोग इसको लगा सकते हैं। किसी भी जो है वो एलिमेंट को आप लोग लगा सकते हैं। बॉडी बॉडी का है जी, बॉडी का अगर हम टैग कॉल करते हैं, मैं अगर यहाँ पे आप लोगों को पूरी बॉडी को कॉल किया, पूरी बॉडी को कॉल करके उसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड माइनस कलर, ये इसकी प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड माइनस कलर की, उसको हम कोई भी वैल्यू दे देते हैं। पाउडर ब्लू, ये एक कलर है, उसका नाम है पाउडर ब्लू। सेमीकोलन लगाया, वापस आए तो पूरी की पूरी जो बॉडी है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आप लोगों को। एक और एक्सटेंशन है, हम चलते हैं जरा, अल्लाह तो अड्डा पला करे, डैपर पे चलते हैं। मैं ये चाहता हूँ, अगर मैं किसी वेबसाइट की कॉपी कर रहा हूँ या मैं किसी वेबसाइट की जो कलर स्कीम है वो मैं देख रहा हूँ, तो हर एक कलर के अंदर बहुत सारे शेड्स होते हैं। जैसे ये कलर है, ये, और इसके नीचे ये शायद आप लोगों को ये बॉर्डर पे नजर आ रहा है एक कलर, उसका और उसका कलर जो है वो डिफरेंट है। अब इसका एग्जैक्ट नेम क्या है या इसका एग्जैक्ट नेम क्या है वो हमें नहीं पता। तो कलर के जो शेड्स होते हैं, डार्क, लाइट, तो ये इन हर एक कलर का एक स्पेसिफिक कलर कोड होता है। ठीक है, तो उस कलर कोड के जरिए हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैंने ये वाला कलर रखना है, ये जो ई का कलर है, या फिर ये जो डी का ये येलो सा कलर है ये रखना है, या फिर ये ऑरेंज या जो भी येलो सा है, मुझे तो कलर के नाम भी नहीं पता होते, तो मैंने यहाँ से एक कलर एक्सटेंशन करनी है जिसका नाम है कलर जिला। क्या एक्सटेंशन है उसका, कलर जिला के नाम से एक्सटेंशन है। तो कलर जिला के नाम से गूगल क्रोम की एक्सटेंशन को आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे, और यहाँ यहाँ पे एक छोटा सा आइकन जो है वो आपके पास बन जाए। मेरे पास ऑलरेडी ये एडिड है, तो मैं क्या करूंगा, उस एक्सटेंशन के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा वो एक्सटेंशन ऑन हो जाएगी, और मैं वेबसाइट के जिस भी हिस्से के ऊपर मूव करता हूँ, अगर मैं इस हिस्से के ऊपर मूव कर गया हूँ तो वो ऊपर आप लोगों को ये बार नजर आ रहा है, इसके अंदर वो उसने बता दिया कि इसका जो कलर कोड है वही है। फिर मैं किसी और हिस्से के ऊपर मूव ऑन कर देता हूँ, ये ई के ऊपर मैंने इस कर्सर को ले गया, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूंगा तो इसका जो भी कोड होगा ऑटोमेटिकली कॉपी भी हो जाएगा। ठीक है, और कॉपी होने के बाद मैं उसको जहां पे भी रखना चाहूँ, अगर मैं पाउडर ब्लू की जगह पे उसका जो कलर है वो यहाँ पे पेस्ट कर दूं, ठीक है, वो कॉपी हो गया, सिर्फ मैंने कंट्रोल वी से पेस्ट किया है। तो अब मेरी जो वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर है वो इतना डार्क हो गया। ठीक है, तो ये सेम कलर है ई वाला। अगर मैंने इसको चेंज करना है, फिर दोबारा से मैं इसको ऑन करता हूँ, और जो भी कलर मैं इसका ट्विटर वाला कलर अगर रखना चाहता हूँ तो ट्विटर वाला कलर रख लूंगा, अगर मैं इसका ये वाला कलर रखना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये वाला कलर रख लेते हैं। सही से सिलेक्ट नहीं हुआ, ये ले, ये मैंने इसका ये जो भी कलर था, आई थिंक डार्क ब्लू था, उसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और वापस आते हैं, तो ये सेम कलर जो डेपर के हेडर पे लगा हुआ है वो हमने इसके बैकग्राउंड पे लगा लिया। ठीक है, तो इससे ये होगा कि हमें कलर्स के नाम याद रखने नहीं पड़ेंगे और हम उसके कोड के जरिए उसको लगा सकते हैं। सर लगता है आपको नाम याद नहीं रहते। हाँ जी, मुझे भूलने की बीमारी है, मुझे नहीं कुछ भी याद रहता, लेकिन वो बात वही कि मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ, मैं बातें भूल भी जाऊं तो लहजे याद रखता हूँ, तो मुझे नाम याद नहीं रहते, मुझे लहजे याद रह जाते हैं। तो एक्सटेंशन का नेम, सर एक्सटेंशन का नेम बता दें अगेन। एक्सटेंशन का नाम है जी कलर जिला, कलर
जिला। तो ये इसको आप लोग कर लेंगे तो आप लोग किसी भी वेबसाइट का जो कलर स्कीम है उसको कॉपी कर सकते हैं। ओके जी, दैट्स ग्रेट। आगे चलते हैं। अब हमने क्या किया, ये बहुत बुरा सा कलर कर लिया, हम इसको दोबारा से पाउडर ब्लू कर देते हैं। पाउडर ब्लू कर दिया और वापस आके हमने इसको चेंज कर दिया। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा बैकग्राउंड कलर। ठीक है, फिर उसके बाद बैकग्राउंड इमेज भी होता है, उसको हम कल करेंगे इंशाल्लाह। अभी कुछ और चीजें हैं उसको हम फिक्स कर लेते हैं और वो प्रॉपर्टीज हम पढ़ लेते हैं। फॉन्ट स्टाइल की प्रॉपर्टी है, कलर हमने कर लिया है, फॉन्ट फैमिली कुरियर है। कुरियर फॉन्ट फैमिली देखिए आप लोगों ने कौन सी होती है, मैंने भी नहीं देखी, चेक करते हैं। हम किसी पैराग्राफ को आईडी लगा लेते हैं। आईडी इज इक्वल टू P2। ठीक है, और P2 लगाने के बाद स्टाइल में आते हैं वापस और यहाँ पे P2 को टारगेट करते हैं। कैसे टारगेट करेंगे, हैश से P2 और फिर उसके बाद ब्रैकेट, उसके अंदर जाके उसको उसकी जो फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट माइनस फैमिली, वो हम कर देंगे कुरियर। कुरियर के स्पेलिंग आई डोंट नो क्या होते हैं, लेकिन चले तुक्का लगा के देखते हैं। कुरियर यही होता है या नहीं। अच्छा चलिए, इसको रिफ्रेश किया तो ये इसका साइज और इसका जो हेडिंग शेडिंग है वो सारी की सारी चेंज होती है या नहीं, हो गई। फिर उसके बाद इसी को अगर हमने बॉर्डर शॉर्डर लगाना है, बॉर्डर लगाया जी इसको 2 पिक्सल्स का, और वो अब डैश्ड बॉर्डर होगा। ठीक है, पहले हमने सिंपल लगाया था जिसको हम सॉलिड बोलते हैं, फिर हमने डॉटेड लगाया, ये डॉटेड बॉर्डर लग गया। ठीक है, अब हम डैश्ड बॉर्डर लगाएंगे। डैश्ड बॉर्डर लगाएंगे और उसका कलर होगा, अल्लाह ਤੁਹਾਡਾ भला करे, ब्लैक। इसको हमने सेमीकोलन लगा दिया। रिफ्रेश करते हैं जी, हुआ नहीं, तो ये बॉर्डर लग गया, डैश्ड बॉर्डर लगा। ठीक है, और ब्लैक कलर में लगा है। तो डैश्ड में और डॉटेड में अब आप लोगों को फर्क जो है वो समझ आ गया होगा। ठीक है, मार्जिन प्रॉपर्टी दोबारा बता दें। मार्जिन मार्जिन इसी को लगा के देख लेते हैं। ये देखें जी, मैं लगाता हूं मार्जिन माइनस राइट, वो लगाते हैं हम 50 पिक्सल्स का, और राइट से भी मार्जिन दे दिया और लेफ्ट से भी दे दिया, मार्जिन माइनस माइनस लेफ्ट, और वो भी हमने 50 पिक्सल्स दे दिया ताकि दोनों तरफ से आसानी हो और एग्जैक्ट एक जैसा ही जो है वो आ जाए। ठीक है, तो ये इसका मार्जिन यहाँ से और यहाँ से 50 पिक्सल्स का आ गया। सर बॉडी के साथ हैशटैग क्यों नहीं लगाया स्टाइल शीट में? बॉडी का एक एलिमेंट है HTML, जैसे हमने पैराग्राफ्स को ऑलरेडी, बॉडी का एक ही टैग है ना पूरी बॉडी के अंदर, पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर बॉडी का टैग ही एक है। लगाने को लगा सकते हैं आप इसको भी, लेकिन पैराग्राफ्स बहुत ज्यादा होते हैं एक HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, लेकिन बॉडी आमतौर पे एक ही होती है, तो इस वजह से उसको लगाने की जरूरत नहीं है। लगाना है तो लगा लें, वो सेम प्रोसीजर सेम है। ठीक है जी, गुड। और अच्छा, मार्जिन हो गया। फिर उसके बाद अगर पैडिंग शेडिंग लगानी है आपने इसको, तो पैडिंग भी इसी तरह लगा सकते हैं। अगर पैडिंग माइनस लेफ्ट लगाएंगे, सिर्फ पैडिंग पैडिंग माइनस लेफ्ट, तो वो सिर्फ लेफ्ट से लगेगी 50 पिक्सल्स की। ठीक है, तो देखते हैं जरा, 50 पिक्सल्स की लेफ्ट से हमने जब लगाई पैडिंग तो क्या हुआ, किधर गया भाई, एक मिनट, राइट से भी लगानी पड़ेगी आई थिंक सो, या अगर हम सिंपल पैडिंग लगाते हैं तो क्या करता है, क्यों नहीं लगा रहा भाई, क्या मसला है। मार्जिन खत्म किया, पैडिंग लगाई पैराग्राफ को, अच्छा जी। सर इतना काफ़ी है आज के लिए। अच्छा जी, ज़्यादा हो गया। तो काइंडली लेक्चर 5 रिपीट में वीडियो चाहिए, लेक्चर 4 तक ही रिपीट में मिले। ये रेपिटेशन वगैरह लैब मैनेजर्स
मैनेज कर रहे हैं। मेरा काम बेटा आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे आके 1.5 घंटे का लेक्चर देना है, बाकी जितनी भी मैनेजमेंट होती है वो सारे के सारे काम संभालती है। आप उन लोगों से कांटेक्ट कर ले तो वो ज्यादा बेटर है। हंजला है और कौन है, आदिल साहब हैं, उनसे बात करें, उनसे कहें मुझे फलां लेक्चर चाहिए, तो वो आपको अपलोड कर देंगे। सर ये मेथड्स और फार्मूलाज की फाइल अवेलेबल हो सकती है? हाँ जी, ये मैं आप लोगों को, ये जितना भी हम कोड कर रहे हैं ना, मैं आप लोगों को ये कोड दे दूंगा। जो स्लाइड्स हैं वो नहीं मिलती हैं आप लोगों को वैसे भी। आज अब इससे आगे हमने स्लाइड्स की तरफ कम ही जाया करना है। सर आज के लिए काफ़ी नहीं, चलें जी, ठीक है जी, जैसे आप कहें। सर अगर किसी स्पेसिफिक पैराग्राफ का बैकग्राउंड चेंज करना हो तो वो सेम बेटा प्रॉपर्टी है ना। देखें, आप उस पैराग्राफ को टारगेट करें, ये पैराग्राफ को टारगेट किया हुआ है ना ऊपर हमने। अगर यही पैराग्राफ है, इसी को मैं जाके ये प्रॉपर्टी लगा देता हूँ और इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है। तो देखें जरा, वो उस पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। सर बस करें, काफ़ी है। अच्छा जी, चलें ठीक है जी, कर दिया बस। ठीक है जी, ठीक, गुड गुड गुड। कॉलम इश्यू कर रहे हैं, आई थिंक सेमी कॉलन आएगा, हाँ ठीक है। हाँ मैं कोड दे दूंगा आप लोगों को वंस हम थोड़ा सा कोड कर लें। अभी तो ये इतना सा कोड किया बेटा, और किया ही कुछ नहीं है। पहले ही थक गए माशाल्लाह सब लोग। तो अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, परे से परा और भी हैं, ठीक है। तो ज़रा अब अपने जो है पजामे टाइट कर लो ज़रा। अब आगे आगे चीज़ें जो हैं वो जल्दी जल्दी सीखनी है, तो थोड़ा सा भागना सीखो अब, ठीक है। चलना शुरू कर लिया तुम लोगों ने, लेकिन अभी भागना स्टार्ट करो साथ साथ। असाइनमेंट यही है बेटा कि जो जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं उनको खुद से इंप्लीमेंट करके देखें और तीनों मेथड्स से इंप्लीमेंट करेंगे, ये असाइनमेंट है। हाँ जी, सेम ऐसे ही मैनेज करेंगे बिल्कुल। तीनों में से कौन सा बेस्ट मेथड है? तीनों में से बेस्ट मेथड की बात अगर करें तो एक्सटर्नल सीएसएस है। हाँ जी, इंशाल्लाह वो जो है वर्डप्रेस कंप्लीट, क्या कंप्लीट से ज्यादा करके भेजेंगे। ठीक है जी। सर डेवलपर्स कमाल की पोइट्री कर लेते हैं, सही है ना? हाँ जी कर लेते हैं, डेवलपर्स को क्या मसला है भाई, डेवलपर नहीं कर सकते? लिंक का बता दें, क्या लिंक का बताना है भाई? ये देखो, ये लिंक का टैग है सिंपल। इसको मैं अगर इस लिंक के टैग को मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ये लो जी, ये लिंक का टैग गया, रिमूव कर दिया हमने, यहाँ से सेव किया इसको, वापस आया तो सारी की सारी सीएसएस का ऐसा ऐसी की तैसी हो जाएगी और सिर्फ एचटीएमएल की चीजें रह जाएंगी। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे लिंक लगाना है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे लिंक का टैग लिखना पड़ेगा। लिंक का टैग लिखा, उसके एचआरएफ के अंदर मैंने स्टाइल डॉट सी एस एस, वो फाइल जो मैंने सी एस एस के कोड करने के लिए बनाई थी, उसका नाम मैंने सिंपल स्टाइल डॉट सी एस एस में लिख दिया, बस इतना सा काम। तो अब रिफ्रेश करेंगे तो वही सी एस एस दोबारा से इंप्लीमेंट हो गई। हाँ जी, इश्क किया है जी अपने काम से, अपने बिजनेस से, अपनी मेहनत से और अपनी लगन से। इसके अलावा और जो है वो कुछ है नहीं, ठीक है। मतलब यही जिंदगी है, और अपना कैरियर, लोगों की खिदमत, पाकिस्तान की खिदमत, यही हमारा इश्क है, ठीक है। अगर हमारी वजह से अगर किसी की जिंदगी बदल जाती है, किसी के घर में चूल्हा जलना शुरू हो जाता है, तो वही हमारे लिए सदका जारी है। चलें जी, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। और आई थिंक सो कि सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई हैं आज की जितनी पड़ी हैं। और कल को इंशाल्लाह हम सीएसएस की और ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। मेथड्स हमने आज क्लियर कर लिए हैं, और इन मेथड्स के ज़रिए हम जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ के लिए मैंने आप लोगों को एक वेबसाइट बता दी थी W3 Schools के नाम से, ठीक है। W3schools.com पे जाएंगे तो सीएसएस का एक सेक्शन भरा पड़ा है। तो आप लोग क्या करेंगे, उसके सीएसएस के सेक्शन के अंदर जाके सिंपल जो है वो सीएसएस लर्न करना शुरू करें। सीएसएस की यही वाली प्रॉपर्टीज में आप लोगों को देखें, आप लोगों को मिल जाएंगी।
इमेज का सोर्स लग रहा है, और ये देखें वो पहले लिंक करना बता रहा है कि एच उसको हमने लिंक के टैग के अंदर लिंक कैसे करना है। फिर उसके बाद नीचे आप लोगों को उसका CSS का इंट्रोडक्शन बता देगा। फिर कलर्स के ऊपर आ जाएगा कि कलर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये कलर्स हैं, तो कलर की प्रॉपर्टी कैसे लगानी है वो आप लोगों को यहाँ पे सारी की सारी पता लग जाएगी। ये CSS का टैब यहाँ पे बना हुआ है, वैसे इसके ऊपर भी अगर आप चले जाएं तो बैकग्राउंड कलर, कलर वाइट, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, फॉन्ट फैमिली वर्डाना, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स। तो इसको अगर ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं तो वो उसको आपको उसकी आउटपुट भी दिखा देगा। ठीक है, तो ये बॉडी है, उसका बैकग्राउंड किया था लाइट ब्लू, तो देखें लाइट ब्लू है। H1 का कलर किया था व्हाइट, तो H1 का कलर व्हाइट है। टेक्स्ट लाइन सेंटर था तो इसका सेंटर किया हुआ था। फॉन्ट फैमिली पैराग्राफ की जो है वो वर्डाना है, तो ये पैराग्राफ की फॉन्ट फैमिली वर्डाना है। फॉन्ट साइज जो है वो 20 पिक्सल है इसका, तो फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स कर दिया। तो इस तरह जो है वो आप लोग इसको चीजें चेंज कर सकते हैं और खुद से लर्न कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज, नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज मैटर नहीं करती, मैटर जो चीज करती है वो ये है कि आपको एग्जैक्ट मेथड पता हो कि किस एलिमेंट को हमने ये प्रॉपर्टीज कैसे लगा सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। नहीं, डायरेक्ट ओपन ना करें फरीहा, आप HTML के साथ जब आपने लिंक कर लिया उस CSS की फाइल को, तो फिर आप उसी HTML की फाइल को ही ओपन करें। CSS वाली फाइल को सिर्फ सबलाइन के अंदर ओपन करके उसके अंदर कोड करके सेव करते जाएं। बाकी ओपन आपने HTML की फाइल को ही करना है। आई नो कि आपने वो जैम्प नहीं इंस्टॉल किया हुआ, आप डायरेक्टली काम कर रही हो, तो वो आप HTML की फाइल को ही ओपन करोगी, क्योंकि आपने लिंक कर लिया ना HTML को CSS के साथ। तो उसको आपको CSS को ओपन करने की जरूरत नहीं है। सर जी, मैं डेली आपसे कैनवा प्रो की इंस्टॉलेशन के बारे में पूछती हूँ और आप इग्नोर कर देते हैं। हाँ जी, मैं हूँ ही ऐसा जी, मैं बहुत बुरा हूँ। और मैं क्या कर सकता हूँ। अब देखो, मैंने आपको बताया है कि कैनवा प्रो का सारा इंस्टॉलेशन का मैंने आप लोगों को मेथड बता दिया है। अब जिन लोगों ने किया है वो भी तो आपके जैसे स्टूडेंट्स ही है ना, मैंने उनको जा जाके हर एक को उसके घर पे तो नहीं बताया कि भाई ये ऐसे होना है। इंस्टॉलेशन का तरीका आप लोगों के सामने है, सारे के सारे स्टेप्स आप लोगों के सामने है। मैंने आप लोगों को एक मशवरा दिया था, मशवरा ये था बेटा कि आप लोग आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट किया करो और एक दूसरे की हेल्प किया करो। जैसे अभी अभी लुबना को मसला आ रहा है ये कैनवा की इंस्टॉलेशन के अंदर, तो अगर किसी ने इंस्टॉलेशन कर लिया है, कैनवा प्रो इंस्टॉल कर लिया है या कैनवा प्रो जो है वो मिल गया उसको, तो आप लोग उसकी हेल्प कर दो। ठीक है, मेरे लिए ये थोड़ा सा नामुमकिन सा हो जाता है कि आप हर एक बंदे को जाके मैं जो है वो उसके मेथड शेयर करता रहूं। ग्रुप हमने इसीलिए बनाया ना कि ग्रुप के अंदर सारी इंस्ट्रक्शंस मैं आप लोगों को दे दूं और उसके अंदर मैं आप लोगों को स्टेप्स बता दूं कि ये काम आपने ऐसे ऐसे करना है। हाँ जी, तजर्बे करें जी, और देखें चीजें करने से ही आएंगी। जब आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे, खुद से चीजें इम्प्लीमेंट करके देखेंगे तो फिर ही फायदा होगा। क्योंकि ये अब देखें ना, आप कोई प्रॉपर्टी लगाते हो, लेट सपोज यहाँ पे CSS में कोई भी सिंपल सी प्रॉपर्टी लगा दी। अब आपने लिखा यहाँ पे फॉन्ट माइन, अब फॉन्ट लिखा आपने, तो फॉन्ट की कितनी प्रॉपर्टीज आपके पास आ गई। तो फॉन्ट स्टाइल लगा के देखो, कभी फॉन्ट वेट लगा के देखो, फिर फॉन्ट फैमिली लगा के देखो, तो उससे देखो कितनी चीजें लर्न होती हैं फिर आपकी, और कितनी चीजें आपको सीखने को मिलती हैं। तो ये सारी की देखो, प्रॉपर्टीज लगा के देखो, नई नई चीजें इंप्लीमेंट करके देखो, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, लैपटॉप फट जाएगा ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। तो आई विल हैंडल इट, क्या कर लोगे, ज्यादा से ज्यादा सारी चीजें खराब हो जाएंगी, आई कैन मैनेज। ठीक है, तो आप लोगों को परेशान नहीं लेने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, आप लोगों का काम सिर्फ चीजों को प्रैक्टिस करना है, आपके पास फ्री हैंड है, जैसे चाहें आप लोग तजर्बात करके देखें। पैडल वेबसाइट, सर किस लिए पैडल जो है वो, मैं पेमेंट्स वगैरह जो है वो रिसीव करने के लिए और सेंड करने के लिए यूज करता हूँ। ठीक है,
सॉफ्टवेयर सेल कर सकते हैं हम इसके ऊपर, किसी भी किस्म की जो आप लोग कह सकते हो कि सेलिंग और परचेजिंग है वो इसके जरिए हो सकती है। अभी मैंने आप लोगों को दिखाया कि ऑस्ट्रेलिया का एक क्लाइंट है मेरा, जिसने वो पेमेंट जो है वो सेंड किया, मुझे बताया भी नहीं उसने। लेकिन आप पूरी पूरी दुनिया में बैठे लोगों से पेमेंट्स मंगवा सकते हो पैडल को यूज करके, और अपने वेबसाइट के अंदर भी इसको एम्बेड कर सकते हो। ठीक है। अच्छा जी सर, ये कोड दे दें प्लीज। हाँ जी, मैं कर दे देता हूँ सर। ना क्या करें ऐसे बच्चों की जान नहीं। सर वीडियो मेकर एफएक्स की लॉगिन आईडी जो आपने बताई थी रॉन्ग आ रही है। हाँ जी, वो आपकी रॉन्ग आनी है, मुझे पता है। ये भी मेरा कसूर है, मैंने गलत आपको यूजर नेम और पासवर्ड दे दिया, एंड आई एम सॉरी अबाउट दैट। एब्सेंट लिस्ट मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है, वेरी गुड। राना जहां से उन्होंने गिग बना ली है लोगों की, शायद कोई इंस्टॉलेशन प्रोसेस यूट्यूब और स्टैक ओवरफ्लो है। जिसको कैनवा का मसला आ रहा है मुझसे रब्ता करें। नहीं जी, ये वसीम अकरम साहब हैं, इन्होंने मैदान में आए हैं और उन्होंने ये कहा है कि जो कैनवा के अंदर किसी को अगर मसला आ रहा है तो मैं उसकी हेल्प करूंगा। तो वो अभी वसीम से रब्ता कर लें लोग ना आप। ठीक है, गुड। कोई भी नहीं करता सर उल्टा फजूल कमेंट स्टार्ट। नहीं, आप देखें, वसीम से रब्ता करें, अगर कोई मसला आएगा फिर मुझे बताएं। ठीक है, अगर नहीं होता आपका कैनवा इंस्टॉल तो फिर मुझे बताएं, मैं आपको भी टीम मेंबर पे ले लूंगा। आज जो है वो मेरी मीटिंग है ये गौहर साहब के साथ। ठीक है, रोजाना का मैं एक एक बंदा जो है वो टीम वीवर पे लेके आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करता हूँ। आई होप सो कि एक दो साल में हो जाएंगे इंशाल्लाह। गुड, वेरी गुड। मेन फाइल को रिप्लेस कर दो, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, सारा कसूर मेरा ही है, बिल्कुल। मैं हूं ही ऐसा। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।